गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। क्या हाल है जी? कैसी चल रही है पढ़ाई? बेटा, आज की क्लास में हम लोग अपने गवर्नेंस, रिस्क मैनेजमेंट, कंप्लायंसेस एंड एथिक्स, जीआरएमसीई में जो ई है एथिक्स, उसको स्टार्ट करने लगे हैं। जब हम एथिक्स की बात करते हैं तो हम सबको पता है कि मेरी बुक में जो मैंने आप लोगों को प्रोवाइड की हुई है उसमें देर आर 17 चैप्टर्स, जिसमें से चैप्टर नंबर 15, 16 एंड 17 जो है वो एथिक्स से डील करता है। तो आज की क्लास में हम लोग अपना चैप्टर नंबर 15 स्टार्ट करेंगे बेटा, मेरी बुक का। एंड पार्ट डी कह लो या पार्ट 4 कह लो एथिक्स, उसका फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है एथिक्स एंड बिजनेस। यार ये चैप्टर ना बहुत अच्छा है, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। मतलब एक अलग लेवल पे इसमें ना बिजनेस लाइफ को, कॉर्पोरेट लाइफ को, यहाँ तक कि जो बड़े बड़े बिजनेस टाइकून्स हैं उनके एग्जांपल्स लेके आईसीएसआई ने इसको समझाया हुआ है। ईमानदारी की बात यह है कि मैं आईसीएसआई का जो भी ड्राफ्टमैन रहा होगा, जिसने भी इस चैप्टर को ड्राफ्ट किया होगा, मैं उसकी तारीफ कर रहा हूँ। एक्चुअली में इट इज, लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट, बंदे ने नारायण मूर्ति साहब से लेके, रतन टाटा से लेके, फिलिप कॉटलर से लेके, जितने भी बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट हस्तियां हैं, जितने भी सक्सेसफुल बिजनेसमैन हैं जो एथिकल है, जिन्होंने कभी भी लाइफ में कोई गलत काम नहीं किया, मतलब इस चैप्टर के अंदर अगर हम बात करें तो विजय माल्या, नीरव मोदी की बात नहीं होगी, इस चैप्टर में बात होगी रतन टाटा साहब की, इस चैप्टर में बात होगी नारायण मूर्ति साहब की। तो जितने भी बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स हैं जिन्होंने आज तक एथिकली अपने बिजनेस को चलाया है, उनके बारे में इस चैप्टर में हम बात करेंगे। राइट जी? तो बेटा, आगे चलने से पहले जब हम इसकी बात करते हैं, पहले सबसे पहली बात है इस चैप्टर के अंदर सर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। हम पढ़ने वाले हैं बिजनेस और एथिक्स क्या होता है। हम पढ़ने वाले हैं कि जो एथिकल बिजनेस की हम बात करते हैं उसके क्या कोर एलिमेंट्स होते हैं। हम इसके अंदर कुछ चीजें पढ़ेंगे कि कैसे ये वो बिजनेस स्टडीज वाला एथिक्स नहीं है, या ये वो बचपन वाला एथिक्स नहीं है, फाउंडेशन वाला, नो। इसके अंदर हम पढ़ेंगे कि कैसे जो कॉर्पोरेट्स हैं उनको दिक्कतें आई काम करते हुए, और फिर उन्होंने अपनी कैसे डिसीजन मेकिंग ली। इस सब्जेक्ट के अंदर, मतलब इस टॉपिक के अंदर हम सारी वो चीजें पढ़ने वाले हैं। गेटिंग मी? रटने वाली चीजें हैं लेकिन वो कम है। समझने वाली जो केस स्टडी वाली चीजें, जो रियल लाइफ में कॉर्पोरेट्स में दिक्कत आई, उन दिक्कतों को कैसे सॉल्व किया बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स ने। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, सुनिएगा बड़े ध्यान से। इसके अंदर अभी हम पढ़ेंगे नारायण मूर्ति साहब की बात। हम सबको पता है नारायण मूर्ति इंफोसिस के मालिक है। नारायण मूर्ति साहब ने अपना एक एक्सपीरियंस शेयर किया एक बार। उन्होंने कहा कि हम लोगों ने बाहर से, जर्मनी से एक मशीन मंगवाई, एक हमने कंप्यूटर सिस्टम मंगवाया, बहुत बड़ा सा, 1986 की बात है, ये 80s की बात है। कहते जब हमने मंगवाया तो उस टाइम पर जो कस्टम ऑफिसर था बैंगलोर एयरपोर्ट पे, उसने कहा कि मैं आपको ये मशीन लेके जाने दूंगा, लेकिन यू हैव टू टेक केयर ऑफ माइंड। इसका मतलब क्या? आपको मेरा ध्यान रखना पड़ेगा, मतलब पैसा खिलाओ। कहता है नारायण मूर्ति साहब ने बोला कि मेरे जो एम्प्लॉइज थे उन्होंने मेरे को फोन किया कि सर ऐसे ऐसे बात है। तो नारायण मूर्ति साहब ने बोला कि क्या कोई और वे आउट है इसका? तो उसने कहा हाँ सर, हमें 135% कस्टम ड्यूटी देनी पड़ेगी। वैल्यू जितनी है उसका 135% हमें कस्टम ड्यूटी देनी पड़ेगी। उन्होंने कहा ठीक है, हम कस्टम ड्यूटी देंगे। कहते हमारे पास फंड्स नहीं थे, हमने बैंक से बोरो किए, और बैंक से बोरो करने के बाद हमने कस्टम ड्यूटी पे की। एंड हम इतने सुकून से थे बिकॉज अगर हमने कभी भी कोई गलत काम नहीं किया। कहते हैं नारायण मूर्ति साहब ने क्या बोला है? नारायण मूर्ति सर ने कहा कि अगर मैं दिन में काम करने के बाद रात को सुकून से सो पाता हूं, तो द क्रेडिट गोज टू एथिकल बिजनेस ओनली। मैं ऐसा कोई काम नहीं करता अपनी लाइफ में, ना मैं अपनी कॉर्पोरेट को करने देता हूं जिससे मुझे रात को नींद ना आए। तो वी प्रेफर टू पे 135% ड्यूटी रादर देन गिविंग ब्राइब टू दैट कस्टम ऑफिसर। देखो, ये जो बात मैं आपको बता रहा हूँ, ये देखिए, ये हमारे बुक में, हमारे मॉड्यूल में टॉपिक दिया हुआ है, कंटेक्स्ट एंड रेलेवेंस ऑफ बिजनेस एथिक्स इन टुडेज बिजनेस। आज के बिजनेस में क्या रेलेवेंस है बिजनेस एथिक्स की? रियल लाइफ स्टोरी नरेटेड बाय मिस्टर नारायण मूर्ति। नारायण मूर्ति ने 1984 के अंदर अब्रॉड से इंडिया में एक माइक्रो सुपर कंप्यूटर मंगाया, इंपोर्ट किया। बैंगलोर एयरपोर्ट पे कस्टम ऑफिसर कहता है इंफोसिस के एम्प्लॉय को, जो भी वहां पर इंफोसिस का एम्प्लॉय नारायण मूर्ति साहब ने भेजा होगा, इफ यू वांट दिस कंप्यूटर देन यू नीड टू टेक केयर ऑफ मी।
और ये बात उस एम्प्लॉय ने इन्फॉर्म करी नारायण मूर्ति सर को कि सर ऐसे ऐसे ये कस्टम ऑफिसर बोल रहा है। तो उसके बाद नारायण मूर्ति सर ने क्या पूछा, इज देयर एनी अदर वे आउट, क्या इसको खुश करने के अलावा, इसको पैसे देने के अलावा कोई और रास्ता है हमारे पास? उसने कहा हाँ सर, वी नीड टू पे 135% कस्टम ड्यूटी, बाद में हम देखेंगे हमें रिफंड मिलता है या नहीं मिलता, बट फॉर द टाइम बिंग तो 135% कस्टम ड्यूटी हमें पे करनी पड़ेगी। और फिर बाद में देखो नारायण मूर्ति सर ने क्या बोला, वी बोरोड मनी एंड पेड ड्यूटी विदाउट थिंकिंग अबाउट रिफंड, कि हमें रिफंड होगा भी या नहीं होगा, हमने उसके बारे में सोचा नहीं, क्योंकि अभी तो फॉर द टाइमिंग कंप्यूटर इंपोर्ट करना जरूरी था। वी डिड नॉट हैव चॉइस। समझ रहे हो इस बात का मतलब, हमारे पास कोई चॉइस थी ही नहीं। वैसे देखा जाए तो चॉइस थी। चॉइस क्या थी कि पैसे दे दो, रिश्वत दे दो, काम हो जाएगा, लेकिन ही सेड कि हमारे पास कोई चॉइस नहीं थी। इसका मतलब जो गलत रास्ता है, जो अनएथिकल चीज है, मैं उसे चॉइस मानता ही नहीं। जो एथिकल है मैं उसी को चॉइस मानता हूँ। हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं था, बिकॉज एक सही था एक गलत था, गलत हम कभी करेंगे नहीं, तो हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं था सिवाय बोरो करके 135% कस्टम ड्यूटी देने के। दिस इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ एथिकल बिजनेस। समझ रहे हो मेरी बात? हम नॉर्मल आदमी की बात करें, छोटे लेवल की बात करें, मिडिल क्लास बिजनेसमैन की बात करें, तो ये लोग बहुत झूठ बोलते हैं। लोग कहते हैं, ध्यान से सुनिएगा, पीपल डू से कि ना बिजनेस इज द थिंग जिसमें एथिक्स नहीं होते। भाई ये उनके लिए है जो स्मॉल और मीडियम लेवल पे बिजनेस है। जब आप जितने बड़े लेवल पे जाना चाहते हो ना, उतना एथिकल आपको काम करना पड़ेगा। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, आपको बड़ा अजीब लगेगा सुन के, सुनिएगा। मैंने 9 अक्टूबर 2016, 9 अक्टूबर को मेरा बर्थ डेट है, इट्स माय डेट ऑफ बर्थ, राइट, बर्थडे होता है मेरा। तो 9 अक्टूबर 2016 को मैंने कसम खाई कि मैं कभी लाइफ में झूठ नहीं बोलूंगा। आई विल नेवर लाई इन माई लाइफ। ये बात मैंने 9 अक्टूबर 2016 को कसम खाई। कितने ही साल हो गए अब, इतने साल हो गए हैं, मैंने अभी तक झूठ नहीं बोला। आपको बड़ा अजीब लग रहा होगा, सर क्या बात करो, इट्स बीन लॉन्ग टाइम, आपने अभी तक झूठ ही नहीं बोला कभी ना। नो डाउट दोस्त कम होते गए, नो डाउट बातें लोगों से कम होती गई, नो डाउट रिश्तेदार कम होते गए, हर चीज कम होती गई, क्योंकि लोगों को ना सच्चे आदमी के साथ रहने की आदत नहीं है। लोग चाहते हैं कि आप, अब देखो ना यार, किसी दोस्त का फोन आया, वो कहीं जा रहा है और वो कह रहा है यार वाइफ को बोल दियो मैं तेरे साथ था। मैंने कहा भाई मैं नहीं बोल सकता तेरी वाइफ को झूठ, तेरे को अच्छा लगे बुरा लगे, फोन आना बंद हो गया। एक कजन है यार, ऐसे ऐसे यार वाइफ जो है वो, उसने मुझे ये बोल दिया, पापा ने ये बोल दिया यार, देखिए एक बार पापा को संभाल लियो तो बोल दियो। मैं कहा भाई मैं झूठ नहीं बोलूंगा, उसका भी फोन आना बंद हो गया। स्टूडेंट्स के कॉल आते थे, अमित सर 2 महीने के बाद मेरा एग्जाम है। अच्छा जी, तो एक बात बताइए, मैं आपसे कोर्स खरीदना चाहता हूँ, 2 महीने में मेरा कोर्स हो जाएगा? मैंने कहा जी बिल्कुल नहीं होगा। अमित सर क्या बात कर रहे हो, वो टीचर कह रहा है मैं 1.5 महीने में करा दूंगा। मैंने कहा बेटा कराएगा वो भी नहीं, लेकिन वो कह रहा है तो आप उनसे ले लो, मैं नहीं दे सकता, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। 4 महीने लगेंगे, 275 आवर्स का कोर्स है। अगर आप रोज के 4 घंटे भी पढ़ते हो, 275 आवर्स का कोर्स है, रोज के 4 घंटे भी पढ़ते हो तो भी 70 डेज लगेंगे आपको। मैं कंपनी लॉ की बात कर रहा हूँ कि 275 आवर्स लगते हैं कंपनी लॉ पढ़ाने में, CS एग्जीक्यूटिव का। तो कहने का मतलब क्या हुआ, जब से मैंने सच बोलना शुरू किया, ट्रस्ट मी, 90% लोगों ने मुझसे अपना रिलेशन छोड़ दिया, तोड़ दिया, एक डिस्टेंस मेंटेन कर दिया। लेकिन जो सुकून मिला लाइफ में, प्रैक्टिकली सोचो, मुझे कुछ छुपाने की जरूरत नहीं है, मुझे कुछ सोचने की ही जरूरत नहीं है। किसको क्या बोला, किसको क्या बोला, भाई कुछ बोलना ही नहीं ना, जो सच है वही बोलना है। समझ लो, हालांकि आप लोग सोचो अपने पेरेंट्स से भी झूठ बोलते हो, आप लोग अपने फ्रेंड से, अपने भाई बहन से, हस्बैंड वाइफ से, सबसे झूठ बोलते हो, ये फैक्ट है, मैं भी सही था पहले। लेकिन ट्रस्ट में, सच बोलने के बाद लाइफ स्टार्टिंग में बड़ी मुश्किल हुई। स्टार्टिंग में 1.5-2 साल मुझे बहुत दिक्कत हुई। उसके बाद जो सुकून मिला, आप सोच के देखिए, मैं 200-300 बच्चे पढ़ाने वाला टीचर 9000 स्टूडेंट्स में पहुंच गया विद इन द स्पैन ऑफ 2.5 years। टचवुड आई गॉट सक्सेस, पैसे भी कमाए, प्रॉपर्टीज भी ली। कुछ टीचर्स ने मेरे लेक्चर्स को कॉपी किया, मैंने उन पे एथिकली केस भी किया। मैं चाहता तो सोच के देखो यार, कोई भी टीचर मेरे लेक्चर्स कॉपी कर रहा है, क्या मैं यूट्यूब पे आके डिफेम नहीं कर सकता? मतलब डिफेम मतलब जेनुअनली, डेफेमेशन तो नकली होता है, मैं तो जेनुअनली बोल रहा हूँ जो बोल रहा हूँ। क्या मैं गलत तरीके से उनको हार्म नहीं पहुंचा सकता, उनको एंड उनकी फैमिली को? आई कैन डू एनीथिंग। लेकिन आई डिसाइडेड कि मैं एथिकल रहूंगा, चाहे 10 साल लग जाए मुझे कोर्ट में केस जीतने के लिए, मैं अनएथिकल नहीं करूंगा। The thing is, my sons, I have two sons. They look after me as, they look up to me. After me is the wrong word. They look up to me as their idol, right? कि जो पापा है,
हमें ऐसा बनना है यार। कैसा, आपको एक चीज बताऊं, मैंने आज तक अपने बच्चों के सामने, क्या अकेले में भी कभी झूठ नहीं बोला, उनके सामने तो पहले भी कभी नहीं बोला। किसी का फोन आ रहा है, मुझे बात नहीं करनी है, बच्चे को हम बोलते हैं ना बेटा ले ले फोन, बोल दे पापा है नहीं, या बोल दे पापा वॉशरूम में, या बोल दे पापा सो रहे हैं। आई हैव नेवर डन इट, नेवर एवर। मैं बेटे को क्या सिखा रहा हूँ कि बेटा मैं दुनिया से झूठ बोलता हूँ। कल को वो बोलेगा, मैं बोलूंगा बेटा आप झूठ बोल रहे हो, पापा आप भी तो बोलते हो। तो कहने का मतलब क्या है, यू हैव टू लीड योर लाइफ वेरी एथिकली। जितना एथिकल रहोगे उतना ज्यादा अच्छा है आपके लिए एज अ पर्सन और आपके बिजनेस के लिए भी। तो ये नारायण मूर्ति सर की बात देखो, हमें समझ आई। और नारायण मूर्ति सर ने लास्ट में देखो क्या बोला, ये लाइन देखो, इन द वर्ड्स ऑफ नारायण मूर्ति, A clear conscience, साफ आत्मा, साफ ईमान is the softest pillow on which you can lay your head down at night. अगर आपने कोई गलत काम नहीं किया, अगर आपकी आत्मा साफ है, तो उससे अच्छा कोई पिलो, कोई सराहना नहीं है। रात को अच्छी नींद पक्का आ जाएगी। इसका मतलब पैसा उतना जरूरी नहीं है जितना आपकी सेटिस्फैक्शन है कि मैंने कुछ गलत काम नहीं किया। आपको एक चीज पता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सक्सेसफुल पीपल एंड अनसक्सेसफुल पीपल? व्हाट इज द डिफरेंस? Successful people never think about money. Unsuccessful people never think about anything else except money. जो लोग इतने पैसे वाले हैं उनसे पूछो क्या कभी उन्होंने सोचा था कि वो इतना पैसा कमाएंगे? नहीं। they will always say we tried to do and we did whatever we loved at that time. हमें जो अच्छा लगता था हम पहले भी करते थे, हम आज तक कर रहे हैं। आर यू गेटिंग मी? हमें जो अच्छा लगता है हम वही कर रहे हैं। एक बार एलन मित्तल साहब ने किसी ने पूछा, एलन मित्तल इज लाइक मुकेश अंबानी ऑफ लंदन, आपको पता है इंडियन बॉर्न बिजनेसमैन है, स्टील किंग बोला जाता है इन द वर्ल्ड उनको। एलन मित्तल साहब से किसी ने पूछा कि सर आपको कभी लगता था कि आप इतने बड़े बिजनेसमैन बन जाएंगे? उसने कहा नहीं यार, मेरे को तो ऐसा कुछ था ही नहीं। कहते आपने इतना बड़ा बिजनेस कैसे खड़ा किया? कहते सर देखो आई लव स्टील, मैं 24 घंटे स्टील के बारे में बात कर सकता हूँ, रात को सोते हुए भी खाते हुए भी। आप मुझे कभी भी स्टील के बारे में कुछ भी बात करें, आई वुड लव टू डिस्कस दैट। कहते सर मैं 24 घंटे, सोच के देखो, कहता मैनी टाइम्स ऐसा हुआ है कि मैं नहा रहा हूँ और कोई आइडिया आ गया मेरे पास, स्टील का दिमाग में कुछ आ गया, तो मैं अपने वॉशरूम से निकलता हूँ, अपनी डायरी में लिखता हूँ और फिर दोबारा नहाने चला जाता हूँ। हम जैसा बंदा इतना ज्यादा डेडिकेटेड हो ही नहीं सकता। ऐसे लोग जो है ना वो नंबर्स में होते हैं, उंगलियों पे काउंट हो जाते हैं। खैर, अब देखिएगा आगे, मैं आपको लिखने का पूरा टाइम दूंगा, यू नो दैट। मैं अभी उसकी बात ही नहीं कर रहा, मैं अभी कुछ आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ इन द वर्ड्स ऑफ नारायण मूर्ति सर, इन द वर्ड्स ऑफ रतन टाटा सर। इन लोगों ने क्या क्या बातें बोली हैं वो सब हम आगे पढ़ेंगे। देखिए, अब हम यहाँ पर आते हैं एथिक्स एंड बिजनेस पे, जो हमारी हेडिंग है, सुनिएगा। हम सबको पता है कि एथिक्स जो है वो ग्रीक वर्ड से आया है। एथिक्स का मतलब कैरेक्टर होता है। आपको ना बचपन में पढ़ाया जाता था मोरल वैल्यूज और एथिकल वैल्यूज में क्या फर्क होता है। जो हमारी पर्सनल वैल्यूज होती है उसे हम एथिकल वैल्यूज बोलते हैं, जो सोशल वैल्यूज होती है उसे मोरल वैल्यूज बोलते हैं। ध्यान से समझिएगा, मेरी खुद की क्या बिलीफ है उसको हम बोलते हैं एथिकल वैल्यूज। सोसाइटी की क्या बिलीफ है उसको हम बोलते हैं मोरल वैल्यूज। आपने कई बार सुना होगा अनएथिकल। अनएथिकल का मतलब होता है मैं अपनी ही आत्मा के अगेंस्ट काम कर रहा हूं, दैट इज अनएथिकल। इमोरल मतलब मैं सोसाइटी के अगेंस्ट काम कर रहा हूँ। लोग, मेरे दोस्त, मेरी सोसाइटी, मेरे टीचर्स, मेरे नेबर्स, मेरे माँ बाप, मेरे रिलेटिव्स, ये जो बिलीफ है इन सबकी, मैं उनके अगेंस्ट काम कर रहा हूँ, दैट इज इमोरल। इसका मतलब क्या हुआ, मेरी खुद की वैल्यू है वो क्या है, एथिकल। और ग्रुप, अगर हम बात करें सोशल वैल्यूज है वो क्या है, मोरल वैल्यूज। तो पर्सनल वैल्यूज एथिकल वैल्यूज है, सोशल वैल्यूज मोरल वैल्यूज है। पुराने जमाने में क्या होता था, हमारे माँ बाप के टाइम पे, उनके पेरेंट्स के टाइम पे, लोग ना सोशल वैल्यूज, मोरल वैल्यूज को बहुत ध्यान देते थे। पड़ोसी में लड़की थी, पड़ोस में रहती थी, उसको प्यार करते थे, उसके साथ उसके अगेंस्ट लाइकिंग थी, सारी जिंदगी उसको बोल नहीं पाई, या लड़की की भी लाइकिंग थी ना, उसने अपने माँ बाप को बोला ना इसने, और लड़की के माँ बाप ने शादी कहीं और करा दी, और वही लड़का जो उसको देखा करता था उसी की शादी में सोफे लगा रहा होता है। हाँ भाई लगाओ, बैंड वाले आने वाले हैं, ये आने वाले हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि लोग अपनी पर्सनल वैल्यूज को, अपनी इच्छाओं को दबा देते थे एंड वो अपने माँ बाप की खुशी के लिए जीते थे। अब क्या हो गया है, सिनारियो उल्टा हो गया। अब हमारी पर्सनल वैल्यूज हमारे लिए मैटर करती है। भाई मैं 18 साल का हो गया हूँ, मैं अपना भला बुरा सब जानता हूँ, प्लीज आप मेरी लाइफ में दखल अंदाजी मत दो, माई लाइफ इज माई लाइफ, राइट। इस तरीके का एटीट्यूड आ गया है। मतलब एक जमाना होता था कि मोरल वैल्यूज जो है
उनको ज्यादा वेटेज दी जाती थी। आज के टाइम में सोशल वैल्यूज की जगह जो एथिकल वैल्यूज है, जो पर्सनल वैल्यूज है, हम उसको ज्यादा वेटेज देते हैं। राइट जी। खैर, ये तो बात हो गई बेसिक लेवल पे, जो फाउंडेशन लेवल पे पढ़ाया जाता है। अब हम आते हैं अपने लेवल पे। सुनिए, मैंने कहा जो आपकी पर्सनल बिलीफ है वो एथिक अनएथिकल है, जो सोशल बिलीफ है वो मोरल वैल्यूज की बात करता है। अब आप सोचो, यहाँ पर हम बिजनेस एथिक्स की बात करें, बिजनेस क्या हमारा पर्सनल है या बिजनेस में सारे इन्वॉल्व है? क्या बिजनेस सिर्फ मेरा है, या बिजनेस में मेरे एम्प्लॉयज भी होंगे, मेरे कस्टमर्स भी होंगे, मेरे स्टेक होल्डर्स भी होंगे, इन्वेस्टर्स भी होंगे, सब होंगे? इसका मतलब ग्रुप ऑफ सोशल ग्रुप ऑफ पीपल होगा, राइट, एक बड़ा ग्रुप होगा। तो यहाँ पर आप सोचो, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, सुनिए। पर्सनल फ्रंट की बात करें, अपने पर्सनल लाइफ की बात करें, तो एथिक्स और मोरल वैल्यूज में डिफरेंस होता है। कॉर्पोरेट में जब हम बात करेंगे तो भाई एथिकल वैल्यूज एंड मोरल वैल्यूज आर सेम, बिकॉज जो आपकी पर्सनल बिलीफ है वही आपकी कॉर्पोरेट की बिलीफ होगी। तो कहने का मतलब क्या हुआ, माइक्रो लेवल पे मेरी बात को समझिए जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। माइक्रो लेवल पे पर्सनल वैल्यूज अलग होती है, एथिकल वैल्यूज अलग होती है, मोरल वैल्यूज अलग होती है। मैक्रो लेवल पे एथिकल एंड सोशल वैल्यूज, एथिकल एंड मोरल वैल्यूज में कोई डिफरेंस नहीं होता। याद रहेगा? क्लियर है? अब एक कॉर्पोरेट है जिसमें 1000 लोग काम करते हैं, अब उन 1000 लोगों की बिलीफ जो इंडिविजुअल है वो एथिकल है या अनएथिकल है, वो उनके पर्सनल वैल्यूज है। लेकिन पूरे के पूरे कॉर्पोरेट की जो बिलीफ है वो तो मोरल वैल्यूज में आ जाएगी ना। तो कॉर्पोरेट की एथिकल वैल्यूज नहीं होगी, कॉर्पोरेट की मोरल वैल्यूज होंगी, राइट। लेकिन इस चैप्टर में हम लोग एथिक्स एंड मोरल वैल्यूज को इंटरचेंजेबली यूज कर रहे हैं। लॉजिक आपको क्लियर हो गया? पर्सनल अगर हम बात करें माइक्रो लेवल पे तो बोथ आर डिफरेंट, मैक्रो लेवल पे बात करते हैं तो बोथ आर सेम, एंड कॉर्पोरेट इज अ मैक्रो लेवल। एक कंपनी, एक इंडस्ट्री, एक इकोनॉमी, ये मैक्रो लेवल है। तो मैक्रो लेवल पे एथिक्स एंड मोरल वैल्यूज दोनों को सेम माना जाएगा। तो देखिए, कहते हैं सर जब हम एथिक्स की बात कर रहे हैं तो ये एक वर्ड है इथॉस। इथॉस का मतलब होता है कैरेक्टर, ऑब्वियस सी बात है। कैरेक्टर से याद आया, मेरे फादर साहब एक बात बोलते हैं, कहते हैं हमें देख, दादाजी बोला करते थे, फादर भी फॉलो करते हैं, कहते हैं हमें देख, हमारे लिए सबसे पहले होता था कैरेक्टर, हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता था कैरेक्टर। कैरेक्टर के बाद होती थी हेल्थ, उसके बाद होती थी वेल्थ। सोच के देखो, मेरे फादर साहब क्या बोलते हैं, कहते हैं हमारे लिए सबसे ऊपर होता था कैरेक्टर, उसके बाद होती थी हेल्थ, उसके बाद होती थी वेल्थ। कहते हैं हमें, तुम्हारी जो जनरेशन है ना, उन्होंने ना इस पूरी हायरार्की को ही पलट दिया। आज के टाइम में तुम्हारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है वेल्थ, उसके बाद आती है हेल्थ, और कैरेक्टर का तो तुम्हारे अता पता ही नहीं है तुम्हारी जनरेशन का। एक्चुअली में क्या वो सही कह रहे हैं? 100% सही कह रहे हैं। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि इथॉस मींस कैरेक्टर, यस मान ली ये वाली बात। एंड ये लैटिन वर्ड एंड ग्रीक वर्ड दोनों ही लैंग्वेजेस में ये वर्ड डिस्कस था, मतलब बताया गया था, उसमें मेंशन किया गया था, एथिकस एंड एथिकॉस। एथिकस एंड एथिकॉस, कई लोग एथिकस एंड एथिकॉस बोलते हैं, कई लोग इथॉस बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, कह रहा है एथिक्स मींस स्टडी ऑफ मोरालिटी। प्रैक्टिकली बात करें तो मैं क्या कह रहा हूँ, मोरल वैल्यूज अलग है, एथिकल वैल्यूज अलग है, लेकिन जब आप बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे तो एथिकल वैल्यूज ही मोरल वैल्यूज है। याद रखिएगा, देयर इज अ थिन लाइन बिटवीन एथिक्स एंड मोरल वैल्यूज, बट एट माइक्रो लेवल, एट कॉर्पोरेट लेवल, एट मैक्रो लेवल, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। अब देखिए, कहता है सर कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, कुछ रीजंस होते हैं जो आपको अप्लाई करने चाहिए फॉर टेकिंग डिसीजंस। इसको ना हम पढ़ेंगे बहुत डिटेल में, आगे जाके बहुत मजा आएगा कि कैसे कैसे जो कॉर्पोरेट्स हैं वो फंसे अपनी अपने पॉइंट ऑफ व्यू में जाके, कैसे किस सिचुएशन में आके उनको लगा यार रोड ब्लॉक हो गई, अब क्या करें, और तब वो एथिकल डिलेमा में थे तो उन्होंने कैसे उस रास्ते से, कैसे उस चक्रव्यूह से बाहर निकले, हम पढ़ेंगे। जैसे मैंने नारायण मूर्ति वाला एग्जांपल दिया, तो बड़ा बेसिक सा एग्जांपल था जो हमारी बुक में दिया। आगे चल के हम बहुत रियल लाइफ बड़ी बड़ी स्टोरीज पढ़ेंगे कि किस लेवल की प्रॉब्लम्स हुई और उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए कैसे लोगों ने डिसीजन मेकिंग किया। देखो यहाँ पर क्या लिखा है, ध्यान से देखिएगा। कहता है सर अगर सिंपल लैंग्वेज में बोले तो हम कह सकते हैं, लिखिएगा मत, आई विल गिव यू एम्पल टाइम। हम कह सकते हैं एथिक्स का मतलब है रूल्स एंड प्रिंसिपल्स। एथिक्स का क्या मतलब है, कुछ रूल्स है, कुछ प्रिंसिपल्स है जो डिफाइन करते हैं क्या सही है, क्या गलत है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है। as simple as that, what is good, what is bad, what is right, what is wrong, right, of an individual। इधर देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, of an individual। आप समझ रहे हो, बार बार इंडिविजुअल के पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम देखेंगे तो एथिकल वैल्यूज की बात होगी। एक इंडिविजुअल को क्या सही लग रहा है और क्या गलत लग रहा है, एक इंडिविजुअल को क्या अच्छा लग रहा है और क्या बुरा लग रहा है। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, सुनिएगा। एक लाइन है, एक इडियम है बेसिकली इंग्लिश का, जो मैं बोलता हूँ, वन मैन फूड
कैन बी अदर मैन्स पॉइजन। मैं क्या बोल रहा हूँ, एक आदमी का जो फूड है वो दूसरे के लिए पॉइजन हो सकता है। भाई आप मिठाई खा रहे हो, किसी को शुगर है उसको भी खिला दी, वो मर गया, तो वंस मैन फूड कैन बी अदर मैन्स पॉइजन। इन द सेम मैनर वंस मैन एथिकल थिंग कैन बी अदर मैन्स अनएथिकल, और वन मैन्स अनएथिकल थिंग कैन बी अदर पर्सन्स एथिकल। क्योंकि एथिक्स जो है वो डायनामिक है, एथिक्स की डेफिनेशन सबके लिए अलग है। समझ रहे हो मेरी बात? देखो इधर, अगर हम यहाँ देखें, मैंने यहाँ कहीं ना कहीं लिखा होगा, देखिए, वन पर्सन फूड कैन बी अदर पर्सन पॉइजन। मिस्टर ए ने एक एक्ट किया जो इसके लिए एथिकल है, लेकिन मिस्टर बी कहता है कि नहीं यार ये अनएथिकल है। तो भाई जो आपके लिए एथिकल है वो मेरे लिए अनएथिकल है, जो आपके लिए खाना है वो मेरे लिए जहर है। हो सकता है आपने जो काम किया वो करके आपको रात को नींद आ जाए, मुझे कई सालों तक नींद ना आए, ऐसा हो सकता है, राइट? देखिए यहाँ पर मैं क्या बोल रहा हूँ, एथिक्स आर डायनामिक। एथिक्स जो है वो डायनामिक है, लिखिएगा मत, मैं फिर कह रहा हूँ आपको, एथिक्स आर डायनामिक। और कहता है डायनामिक का मतलब है विच चेंजेस विद टाइम प्लेस एंड सिचुएशन। क्या ये बात ठीक है? बिल्कुल ठीक है। एथिक्स चेंजेस, इट कीप्स ऑन चेंजिंग, एथिक्स आर नॉट कांस्टेंट। जैसे जैसे एज अ ह्यूमन आप ग्रो करते हो, जैसे जैसे एज अ कॉर्पोरेट आप ग्रो करते हो, जैसे जैसे एज अ प्रोफेशनल आप ग्रो करते हो, आपके जो एथिकल वैल्यूज है उसमें बदलाव आते रहते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, सुनिएगा ध्यान से प्लीज। एक फादर जो पुलिस कांस्टेबल है, जो हवलदार है, उसका बेटा, छोटा है बेटा, अभी स्कूल जाता है, बेटा रोज सुबह अपने फादर के पैर छूता है, और पैर छू के स्कूल जाता है, अपने मम्मी पापा के पैर छूता है, उन्हें ग्रीट करता है, ठीक है? अब धीरे धीरे हर बाप चाहता है, हर फादर चाहता है मेरा बेटा मुझसे ज्यादा तरक्की करे, ये बात सच है। दुनिया में सिर्फ माँ बाप ही ऐसे रिलेशन है जो चाहते हैं कि उनके बच्चे उनसे ज्यादा ग्रो करें, उसके अलावा और कोई ये चाहता नहीं है। until and unless you have such a great kind of family sister जैसे मेरी है, बहुत रेयर लोग मिलते हैं ऐसे, राइट? अब सुनिएगा ध्यान से जो मैं कहना चाह रहा हूँ। अब हुआ क्या कि वो बच्चे ने बड़ा हुआ, एग्जाम्स दिए, उसने अपना सिविल सर्विसेज के एग्जाम दिए, वो आईपीएस ऑफिसर बन गया। आईपीएस ऑफिसर कितने सीनियर लेवल का ऑफिसर है, फादर कौन है? हवलदार है। आज भी जब वो फादर, जब सुबह उठते हैं, एक ही घर में रहते हैं, तो वो जो बेटा है, वो बेटा अपने फादर के पैर छूता है, बिकॉज भाई वो बाप बेटे का रिलेशनशिप है, वहां पर उसे फादर को रिस्पेक्ट देनी है। जब वो लोग आगे अपने अपने काम पे जाते हैं, और कभी ऐसा कोई पुलिस का फंक्शन होता है जहां पर वो आईपीएस आता है, तो सारे कांस्टेबल लाइन में खड़े होकर सैल्यूट करते हैं, जिसमें उसका फादर भी अपने बेटे को सैल्यूट कर रहा होता है। क्यों? मतलब सुबह बेटे ने बाप के पैर छुए, और शाम को या दोपहर को जो फादर है वो बेटे को सैल्यूट कर रहा है। ये दोनों अपने अपने एथिक्स को परस्यू कर रहे हैं, दोनों अपने अपने एथिक्स को निभा रहे हैं, एंड इससे पता चलता है कि एथिक्स कीप ऑन चेंजिंग अकॉर्डिंग टू सिचुएशन एंड टाइम। समझ आई ये बात हमें? याद रहेगा, एक चीज याद रखिएगा, एथिकल वैल्यू एंड सोशल वैल्यूज या मोरल वैल्यूज की जिसकी हम बात कर रहे हैं, मैंने कहा इसमें एक थिन लाइन होती है। सर वो थिन लाइन क्या होती है, समझिए बड़े ध्यान से। हमें कैसे पता चलेगा कि एथिकल वैल्यू है या मोरल वैल्यू है? सुनिए, ऐसी चीज जिसपे सारी सोसाइटी की एक ही राय हो, ऐसी बात जिसपे सारी सोसाइटी एक ही सोच रखती हो, या मेजोरिटी सोसाइटी एक ही सोच रखती हो, हम उसको बोलेंगे मोरल वैल्यूज। जहां पर सबकी अपनी अपनी सोच हो उसको हम बोलेंगे एथिकल वैल्यूज। अमित सर क्या कहना चाह रहे हो? सुनिए, मुझे ऐसा लगता है, सुनिएगा एग्जाम्पल, मुझे ऐसा लगता है शादी से पहले आपका कोई अफेयर है, गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वंस यू आर मैरिड, यू आर कमिटेड टू अ पर्सन, उसके बाद आपको ये सारी हरकतें नहीं करनी चाहिए। आपको अपने पार्टनर के साथ लॉयल एंड ऑनेस्ट होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। मैं आपसे पूछूं कितनों को लगता है? आप सारे कहोगे हाँ सर बात सही कह रहे हो, वंस यू आर मैरिड, वंस यू आर कमिटेड, उसके बाद आपको ये चीजें नहीं करनी चाहिए। तो क्या हम सबका व्यू पॉइंट सेम है? यस। तो ये क्या है? मोरल वैल्यूज है। लेकिन मैं बोलूं यार मैं वेजिटेरियन हूँ, नॉनवेज नहीं खाता, अपने टेस्ट के लिए किसी की जान नहीं लेनी चाहिए। सोच के देखो ना यार, एक तरफ से हम एनिमल लवर बनते हैं, एक तरफ से हम कुत्तों को ध्यान रखते हैं, एक तरफ अभी हो सकता है कई लोगों ने पेट भी रखा हो डॉग, एक तरफ से हम गाय का ध्यान रखते हैं, एक तरफ से हम मुर्गा मीट खाते हैं। तो अब कई लोग कहेंगे क्यों सर, क्यों नहीं खाना चाहिए सर, उसमें प्रोटीन होता है। सबकी अपनी अपनी वैल्यूज है, सबका बहस हो जाएगी। सबसे बड़ी बात, नॉन वेजिटेरियन भी बड़े तरीके के ना हमारे कंट्री में, और वेजिटेरियन भी। यार मैं खाली अंडा खाता हूँ, यार मैं खाली तरी तरी खाता हूँ,
यार मैं खाली केक और बिस्किट में खाता हूँ, तो कहने का मतलब क्या है, जहाँ सबकी अपनी पर्सनल वैल्यू है वो एथिकल वैल्यू है, और जहाँ सबकी एक ही कॉमन बिलीफ है वो मोरल वैल्यू होती है। तो आई होप हम लोगों को यहाँ तक कहानी समझ आई। देखिए, द डेफिनेशन, मीनिंग एंड स्कोप ऑफ एथिक्स मे वेरी फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। हर इंडिविजुअल की अपनी सोच है, हर इंडिविजुअल का अपना मीनिंग है एथिक्स का, and it may vary from person to person. One person's ethical act can be other person's unethical content. बिल्कुल, one person's food can be other person's poison. Ethics keep on changing according to time and situation. और यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है एथिक्स कोई नेचुरल साइंस नहीं है। एथिक्स कोई, अगर हम बात करें एथिकल वैल्यूज की, तो ये कोई लॉ ऑफ ग्रेविटी की तरह नहीं है कि हाँ जी एप्पल जो है वो नीचे गिरेगा ही गिरेगा। नो, इट इज नॉट अ साइंस, इट्स अ क्रिएशन ऑफ ह्यूमन माइंड। जब इंसान पैदा हुआ था, जब हम एडम एंड ईव की बात करते हैं, जब एक आदमी और एक औरत दुनिया में सबसे पहले आए, भाई देवर न्यूड, देवर नेक्ड। उसके बाद कितने सालों तक जो ह्यूमंस है वो ऐसे ही बिना कपड़ों के घूमते थे। फिर आदमखोरों का जमाना आया, एक इंसान दूसरे इंसान को मारता था खाने के लिए, राइट। तो कहने का मतलब क्या है कि स्टार्टिंग में कोई एथिकल वैल्यूज नहीं थी। ये कोई नेचुरल साइंस नहीं है। धीरे धीरे क्योंकि सिविलाइजेशन हुआ तो ह्यूमंस को लगा कि यार हमारी कुछ वैल्यूज होनी चाहिए। पुराने जमाने में क्या होता था, पुराने जमाने में होता था एक कबीला है, एक कबीला समझ, तो काइंड ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल नोमैड होते थे, घूमते रहते थे इधर उधर। भाई साहब उनका जो सरदार होगा उनका, वो क्या करेगा, मोस्ट पावरफुल पर्सन होगा, मोस्ट पावरफुल, लड़ाई करा लो जो जीत गया, जो मोस्ट पावरफुल है वो सरदार है। अब वो जो सरदार है उसका काम क्या होता था, पूरी जो बेसिकली जो उनकी सोसाइटी है, जो ग्रुप है जिसमें मान लो 1000 लोग हैं, उनको प्रोटेक्ट करना। वो क्या करता था, अपनी पावर की वजह से किसी भी लड़की को जो पसंद आती थी उस पर उंगली रखता था, मैं इससे शादी करूंगा, मैं इसको सेक्सुअली अब्यूज करूंगा, और कोई कुछ कर नहीं पाता था। तो इसका मतलब क्या है कि स्टार्टिंग में हम बहुत अनएथिकल होते थे। जैसे जैसे दुनिया आगे चल रही है हम थोड़े से अच्छे होते जा रहे हैं। क्लियर है। लेकिन याद रखिएगा, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, अगर हम बात करें स्टार्टिंग, जब ह्यूमन पैदा हुआ होगा पहली बार, जब जब इंसान प्रजाति बनी होगी, उस टाइम की अगर हम बात करें, तब से लेके आज तक हमने बहुत ज्यादा एथिकल हुए हैं। लेकिन अगर हम आज से 100 साल 200 साल पहले देखें, तब हम ज्यादा एथिकल थे, आज हम दोबारा से अनएथिकल की तरफ जाने लगे हैं। अगेन बात सुनी होगी ना, सतयुग आया था, सतयुग के बाद अब दोबारा से कलयुग आ गया, हम दोबारा से गलत रास्ते पे चल रहे हैं। खैर, इधर देखिए ध्यान से, ये क्या कह रहा है, कह रहा है सर, अगर हमसे कोई पूछे यार एथिकल पैरामीटर्स क्या होते हैं, कैसे बताते हैं हमको कि क्या सही है क्या गलत, कहता है सुनिए, कहता है एथिक्स का मेन काम क्या होता है। इधर देखिएगा, ये जो ग्रीन कलर से मैं शेड करके लाया हूँ, इसका मतलब है ये ऐसी चीज है, ये देखो मैंने ना यहाँ पर कई चीजें ग्रीन से करी होंगी, देखो पहले से क्लास में आने से पहले से। इसका मतलब ये है कि ये वो टर्म्स है जिसका मीनिंग लोगों को पता नहीं होता, बच्चों को भी नहीं पता होता, अपने आप ही अज्यूम कर लेते हैं अच्छा इसका ये मीनिंग होगा। तो ये टेक्निकल टर्म्स है जिनको मैं घर से ही अंडरलाइन करके आया हूँ, ग्रीन टर्म्स को, कि मुझे इन पे ज्यादा फोकस करना है। तो देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, कह रहा है सर देखो, कुछ चीजें हैं गलत 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 गलत, बड़ी सारी चीजें हैं। कहता है सर इन गलत गलत चीजों में अगर कोई सही चीज है, देखो ये सही है, कहता है बहुत सारे रास्ते हैं कुछ करने के, उसमें से अगर अगर 10 रास्ते हैं तो 10 रास्तों में से कोई ना कोई एक सही रास्ता जरूर होगा। देयर शेल बी अ सिंगल राइट वे। जैसे मैं बात कर रहा था अभी नारायण मूर्ति साहब की, जो मैंने आपको स्टेटमेंट बताई थी ना, इसमें ना नारायण मूर्ति साहब ने और भी स्टोरी काफी बड़ी है, आपके मॉड्यूल में नहीं देगी पूरी। इस स्टोरी के अंदर उन्होंने ये भी कहा कि मैं चाहता ना तो मैं किसी बड़े सीनियर ऑफिशियल का कॉल करा सकता था उस कस्टम ऑफिसर को, और हमारी मशीन ऐसी निकल जाती। लेकिन उस केस में क्या होता कि मुझे फिर वो जो सीनियर ऑफिसर था उसको ग्रेटिट्यूड पे करना पड़ता, कुछ ना कुछ उसको देना पड़ता, तो देना तो था ही, और मैं देना नहीं चाहता था। राइट, क्लियर है। तो देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, कह रहा है सर आप ये बताइए कि होता क्या है, एथिकल पैरामीटर्स का क्या मतलब है। कहता है सर देखिए, स्टैंडर्ड्स होते हैं, कुछ कुछ स्टैंडर्ड्स ऑफ कंडक्ट होते हैं, सुनिएगा जो मैं कह रहा हूँ, कुछ स्टैंडर्ड्स ऑफ कंडक्ट होते हैं, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जो आपने फ्रेम किए हैं, आपकी कॉर्पोरेट ने फ्रेम किए हैं, राइट। कुछ वैल्यूज है, आप कोई भी एक्शन लेने वाले हो तो आप क्या करो, उन वैल्यूज के थ्रू उस एक्शन को पास ऑन करो। मान लो फॉर एग्जांपल आपने मुझे कहा कि अमित ये काम करना है, मैंने कहा अच्छा, अब इस काम को मैं अपनी वैल्यूज से कंपेयर करूंगा कि क्या ये काम मेरी वैल्यूज को हार्म तो नहीं कर रहा, क्या मेरी वैल्यूज के अगेंस्ट तो नहीं है। फिर पता चल जाएगा, मैं जज कर पाऊंगा कि मोरल है या इमोरल है।
ये सही है या गलत है, एथिकल है या अनएथिकल है। तो देखिए यही लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे ध्यान से मैंने क्या लिखा है, यहाँ पर मैंने लिखा है पैरामीटर्स क्या कहता है, कुछ ना कुछ तो कंडक्ट होंगे, कुछ सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे। कहता है वो सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन, देखिए ये एरो बनाया हुआ मैंने, वो सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन जो है वो जज करेंगे मोरालिटी ऑफ द ट्रांजैक्शन। कुछ भी करने से पहले अपने अंदर झांको कि क्या आपकी आत्मा इस चीज की गवाही दे रही है, ये सही है या गलत है, ये अच्छा है या बुरा है। कहता सर ये तब तक नहीं पता चलेगा जब तक आप उसको अपनी वैल्यूज से कंपेयर नहीं करोगे। कोई नई चीज आ रही है, आपको नहीं पता ये सही है या गलत है, लेकिन आपको ये तो पता है कि आपके खुद के रूल्स क्या है। आप उस चीज को अपने रूल्स के साथ कंपेयर करो, देखो क्या वो चीज आपके रूल्स में फिट बैठती है, तो आपको पता चल जाएगा कि ये मॉरल चीज है, सही है, एथिकल है। नहीं बैठती है तो आपको पता चल जाएगा कि नहीं ये अनएथिकल है। आपको पता चल जाएगा मुझे रात को चैन की नींद आएगी या नहीं आएगी। राइट, क्लियर है जी ये बात सबको। तो व्हाट इज एथिक्स? एथिक्स क्रिएशन ऑफ ह्यूमन माइंड है, नेचुरल साइंस नहीं है। यहां तक हमें बात समझ आ गई। और ये कंटेक्स्ट एंड रेलेवेंस ऑफ बिजनेस एथिक्स इन टुडेस बिजनेस, हमने हेडिंग नंबर 3 पढ़ी है, और हमने हेडिंग नंबर 1 पढ़ी है, हेडिंग नंबर 2 नहीं पढ़ी। देख लेते हैं हमारी बुक के अंदर भी। देखिए व्हाट इज एथिक्स, व्हाट इज एथिक्स ये हमने पढ़ लिया। कंटेक्स्ट एंड रेलेवेंस ऑफ बिजनेस एथिक्स हमने ये पढ़ लिया। ये दो चीजें अभी हमने पढ़ी है। इसके अंदर देखो नारायण मूर्ति की पूरी कहानी इन्फोसिस की गिवन है। तो ये दो चीजें अभी हम लोगों ने पढ़ी है, आप प्लीज इसको नोट डाउन कर लीजिए। अगर चैप्टर थोड़ा सा बोरिंग लग रहा है तो आधा घंटा वेट कीजिएगा, आपको ऐसा लगेगा कि मजा आ गया यार, इस चैप्टर ने तो हमारे गूज बम्स दे दिए, इतनी अच्छी अच्छी चीजें इस चैप्टर के अंदर आगे चल के आने वाली है। ट्रस्ट मी बहुत अच्छा चैप्टर है। नहीं तो आपको पता, मैं पहले ही कह देता हूँ कि इस चैप्टर में दम नहीं है, बट इस चैप्टर में बहुत ज्यादा दम है। राइट,
अब देखिए बेटा, अब हम बात कर रहे हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की, बिजनेस एथिक्स। जब हम बिजनेस एथिक्स की बात कर रहे हैं बेटा, देखिएगा इधर, यहाँ देखिए कितना छोटा सा टॉपिक दिया हुआ है, बिजनेस एथिक्स। हम लोगों ने व्हाट इज एथिक्स पढ़ लिया, हम लोगों ने कंटेक्स्ट पढ़ लिया, अब हम बिजनेस एथिक्स की बात कर रहे हैं। ये देखिए पढ़ने में कितना छोटा सा दिया हुआ है, लेकिन जब आप इसको डिस्कस करोगे, जो वर्ड्स इसके अंदर दिए गए हैं, इंडेंचर सर्विट्यूड, यूनियन बस्टिंग, एम्प्लॉय रेडिंग, इन वर्ड्स का अपना ही अलग लेवल पे मीनिंग है, जिसको डिस्कस करना बहुत जरूरी है। देखने में बस छोटा सा क्वेश्चन लगता है, बच्चे कहते हैं हम सेल्फ रीड कर लेंगे। आपको पता है, जब ये सब्जेक्ट गवर्नेंस एथिक्स की हम बात करते हैं, जब मैंने इसको पढ़ाना शुरू किया तो मैंने कहा यार ये डाला ही क्यों है यार, फाइनल लेवल पे बच्चों वाली चीज डाल दी। बस सच्चाई पता है क्या है, ये चीजें इतनी ज्यादा रेलेवेंट है हमारे लिए कि हम लोगों को डिग्री लेने के बाद पता ही नहीं होता काम करना कैसे है। हम लोग अनएथिकल हो जाते हैं, बीइंग अ कंपनी सेक्रेटरी हम दूसरे सीएस का बिजनेस काटने में तुल जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए यार। अब सामने वाले के साथ कंपटीशन करना है तो क्वालिटी के बेसिस पे करो ना यार, प्राइस गिरा के क्यों करते हो? आर यू गेटिंग मी? मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपसे? देखिए, हम बिजनेस एथिक्स की जब बात करते हैं तो यहाँ पर क्या कह रहा है बेटा, देखिएगा ऑल ऑफ यू। सबसे पहले कहता है सर बिजनेस एथिक्स का मतलब है एप्लीकेशन ऑफ एथिकल वैल्यूज इन बिजनेस। ये बात तो ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ एथिकल वैल्यूज इन बिजनेस, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। अब मेरी बात को सुनिएगा, कहता है सर बिजनेस में एथिकल वैल्यूज को डालना इज बिजनेस एथिक्स, अपने बिजनेस को एथिकली करना। लेकिन अगेन, क्या हर बिजनेसमैन की सोच एक जैसी है? नहीं। क्या सबकी एथिकल वैल्यूज एक जैसी है? नहीं। सुनिएगा बड़े ध्यान से, मारुति कंपनी के लिए एथिकल वैल्यू का मतलब है ऐसी गाड़ी बनाना जो कस्टमर को ज्यादा एवरेज दे, ज्यादा माइलेज दे। टाटा का की जो सोच है, टाटा कंपनी, टाटा मोटर्स की जो सोच है, उनकी एथिकल वैल्यू कहती है ऐसी स्ट्रॉन्ग गाड़ी बनाना कि अगर किसी का एक्सीडेंट भी हो तो भाई साहब वो बंदा सेफ रहे, एवरेज थोड़ी कम देर चलेगा लेकिन किसी की जान नहीं जानी चाहिए। क्या दोनों की एथिकल वैल्यूज एक्चुअली में बहुत डिफर करती है? यस। आप YouTube पे सर्च कीजिएगा कभी, क्वालिटी, बिल्ड क्वालिटी ऑफ मारुति वर्सेस टाटा, या एवरेज माइलेज ऑफ मारुति वर्सेस टाटा, दोनों में आपको दिख जाएगा कि माइलेज हमेशा मारुति की अच्छी होती है और क्वालिटी हमेशा टाटा की। आप सोच के देखो ना, देखो माइलेज कैसे निकलेगी, जब प्रोडक्ट हल्का होता है तो एवरेज ज्यादा आएगी। मारुति हल्की गाड़ियां बनाती है ताकि उसकी एवरेज और माइलेज ज्यादा आ सके। टाटा के लिए सेफ्टी मैटर करती है, टाटा को लगता है जो बंदा 10 लाख 12 लाख की गाड़ी ले रहा है ना, वो थोड़ा बहुत एवरेज अगर 20 की जगह 18 भी आ जाएगी तो उसको कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन अगर एक्सीडेंट हो गया और जान चलेगी तो पूरी फैमिली खत्म हो जाएगी। तो दोनों की अपनी अपनी एथिकल वैल्यूज हैं। तो देखिए, कहता है सर, ये देखिए मैंने लिखा हुआ मारुति वर्सेस टाटा। अब देखिए, कहता है सर देयर आर सर्टेन एरियाज जहां पर हम कहते हैं ना, बिजनेस एथिक्स का मतलब है एथिकल वैल्यू इन बिजनेस। कहता है एथिकल वैल्यू इन बिजनेस का मतलब क्या है? कहता है एथिकल वैल्यू इन बिजनेस का मतलब है जितने भी फंक्शंस एक बिजनेस में होते हैं उन सबको एथिकली किया जाए। कहता है कौन कौन से? कहता है सर एक फाइनेंस एंड अकाउंट्स होता है, एक ह्यूमन रिसोर्स होता है और एक सेल्स एंड मार्केटिंग होता है। तीन चीजें ही तो होती है। फाइनेंस होते तो ऐसे और भी एरियाज, अगर हम मैनेजमेंट में घुस जाए तो हमारे कोर्स में मेन तीन एरियाज दिए गए हैं जहां पर सबसे ज्यादा एथिकल रहने की जरूरत पड़ती है, फाइनेंस, एचआरएम एंड सेल्स एंड मार्केटिंग। देखिए क्या यही तीनों चीजें यहाँ लिखी थी? देखिए, फाइनेंस, एचआरएम, सेल्स एंड मार्केटिंग, ये तीन बातें दी गई हैं। क्या कहता है इसमें? देखिए, ये कहता है सर सबसे पहले अगर हम बात करते हैं एचआरएम की, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की, या एचआरएम की बात करते हैं, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर्स की बात करते हैं, एचआर डिपार्टमेंट की बात करते हैं। कहता है कई बार लोग अनएथिकल काम करते हैं, जैसे कि एम्प्लॉय रेडिंग। कहता है लोग एम्प्लॉय रेडिंग करते हैं। एम्प्लॉय रेडिंग का मतलब क्या है? किसी और ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉय को ज्यादा पैसे ऑफर करके उसको अपने पास बुला लेना, विद दिस इंटेंशन, विद सच इंटेंशन के वो साथ में सीक्रेट्स या डाटा भी लेके आएगा। एक कोचिंग इंस्टीट्यूट जिसके अंदर 2000 बच्चे हैं, एक छोटा कोचिंग इंस्टीट्यूट, वो बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट के स्टाफ मेंबर को, जो रिसेप्शन पे लड़का काम करता है उसको कहता है, वो 15 देता, मैं 20 दूंगा, आजा सारा डाटा ले आओ उसके बच्चों का।
तो दिस इज एम्प्लॉय रेटिंग। ये तो मैं बहुत छोटे लेवल की बात कर रहा हूँ। एम्प्लॉय रेटिंग बड़े बड़े लेवल्स पे होती है। जब गवर्नमेंट के टेंडर्स निकलने होते हैं तब पता चलता है कि आप सामने वाली कंपनी, जो हमारा राइवल है, जो अपनी टेंडर भी डालेगा वो हम अपनी डालेंगे, हम उसके एम्प्लॉयज को रिश्वत देके अपने साथ मिला लेते हैं कि बता भाई उन्होंने क्या प्राइस कोट किया, हम उससे कम प्राइस कोट करेंगे ताकि हमको टेंडर मिल जाए। व्हाट इज दैट? दैट इज एम्प्लॉय रेटिंग। आप एम्प्लॉय को ज्यादा पैसों का लालच देके गलत काम करा रहे हो एंड उसको अपनी तरफ मिला रहे हो, राइट? इट कैन बी वो जॉब छोड़ के आ रहा है, इट कैन बी वो पैसे लेके आपको सब कुछ बता रहा है, रह वही है, जॉब वही कर रहा है, लेकिन अंदर से आपसे मिला हुआ है, वो भी एम्प्लॉय रेटिंग ही माना जाएगा। इसके बाद कहता है वर्क प्लेस सर्वेलेंस। जब हम वर्क प्लेस सर्वेलेंस की बात करते हैं, इसका मतलब क्या होता है? आप अपने वर्क प्लेस में जैसे सीसीटीवी कैमरास आपने लगा दिए, सुनिएगा, आप सीसीटीवी कैमरास क्यों लगा रहे हो, इसके दो ऑप्शन है या इसके दो नजरिए हैं देखने के। ये जो एक्टिविटी हम बात कर रहे हैं ना, वर्क प्लेस सर्वेलेंस, अगर इस पे कभी शॉर्ट नोट आ जाए तो ये पॉजिटिव एस्पेक्ट में भी है और नेगेटिव एस्पेक्ट में भी है। देखिए, पॉजिटिव एस्पेक्ट ये है कि मैं अपने एम्प्लॉयज की सेफ्टी चाहता हूँ। मैं हमेशा सीसीटीवी कैमरा लगे हुए हैं कि हाँ जी, क्या सारी चीजें सही चल रही हैं प्रॉपरली, क्या वहां पर जो हमारे एक्सटिंग्विशर्स लगे हैं, फायर एक्सटिंग्विशर्स, वो सही है, क्या सब कुछ ठीक है। मैं ये चीजें चेक करने के लिए, एम्प्लॉयज की सेफ्टी के लिए, राइट? कहीं पर कोई आग तो नहीं लग रही है, फायर फायर अलार्म्स तो है, इन सब की सर्वेलेंस है, राइट? तो इससे पता चलता है कि मैं एम्प्लॉयज की सेफ्टी की बात कर रहा हूँ। एट द सेम टाइम मैं देखना चाहता हूँ कितने लोग सीट पे बैठे रहते हैं, कितने लोग हैं जो इधर उधर गप्पे मारते रहते हैं। कोई ऐसा तो नहीं है जो सुबह आता है कार्ड पंच करके चला जाता है 4 घंटे के लिए, बीच में अपना काम करके फिर शाम को आ जाता है कार्ड पंच करने के टाइम पे। तो मतलब अगर हम बात करते हैं वर्क प्लेस सर्वेलेंस की, तो ये पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। इसके दोनों एस्पेक्ट्स को हम कंसीडर कर सकते हैं, राइट? अब देखिए आगे कहता है यूनियन बस्टिंग। यूनियन बस्टिंग का मतलब क्या है? यूनियन बस्टिंग का मतलब है, आपने कभी ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 सुना होगा, आपने कभी इंटर लेवल पे, और अगर नहीं पढ़ा हुआ आपने एग्जीक्यूटिव लेवल पे, तो आप एक सब्जेक्ट पढ़ते हो जिसका नाम है मल्टी डिसिप्लिनरी केस स्टडीज। उसके अंदर आता है लेबर लॉज में, गवर्नेंस इश्यूज में। वहां भी नहीं पढ़ोगे तो आपने, वहां भी मान लो नहीं पढ़ा, तो लेबर लॉस करके आपका एक ऑप्शनल सब्जेक्ट है, वहां पर भी आप इलेक्टिव पेपर में देखते हो। ट्रेड यूनियन होती है हर कंपनी में, हर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, हर फैक्ट्रीज में लेबर अपनी यूनियन बनाती है। मैं नहीं चाहता कि लेबर में यूनियन हो, लेबर की कोई यूनियन हो, ट्रेड यूनियन या एकता बने, कल को वो मेरे साथ नेगोशिएट करे, राइट? तो जो भी इंप्लॉइज यूनियन बनाना चाहते हैं, एम्प्लॉयर क्या करता है, उनमें से कुछ को थोड़े बहुत पैसे दे देता है। यार आप क्या करोगे यूनियन बना के, आपकी सैलरी है ना 10,000 है ना, चलो मैं 11,11 कर देता हूँ, यूनियन मत बनाओ। तो मतलब मैं कोई ना कोई ऐसी एक्टिविटी कर रहा हूँ जिससे मैं यूनियन को बनने ही नहीं दे रहा, या यूनियन को, बनी हुई यूनियन को तोड़ने की कोशिश कर रहा हूं। दैट इज यूनियन बस्टिंग, राइट? याद रहेगा मीनिंग इन सब चीजों का। इंडेंचर सर्विट्यूड का मतलब क्या है? इंडेंचर मतलब कोई अग्रीमेंट साइन करा लेना। इंडेंचर सर्विट्यूड मींस कोई सर्विस अग्रीमेंट साइन करा लेना एम्प्लॉय से कि मैं आपको इतनी सैलरी दूंगा, अगले 3 सालों तक आप मेरे साथ ही काम करोगे और कहीं नहीं करोगे। ये अनएथिकल है। इसी को लेके तो यार सुशांत सिंह राजपूत की डेथ हुई थी और यश राज सिंह और करण जौहर इन सब पे बवाल मचा था। आपको याद होगा, डिस्कशन हो रहे थे कि जी जो सुशांत सिंह राजपूत है उनकी जब डेथ हुई तो बातें क्या उठ रही थी कि यश यश राज जो बैनर है उसने उसको साइन किया हुआ था, किसी और मूवी में जाने नहीं दे रहा था। संजय लीला बंसाली उसको हायर करना चाहते थे लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट बाउंड था। व्हाट वाज दैट? दैट्स एन इलीगल अनएथिकल प्रैक्टिस कि आप किसी को कॉन्ट्रैक्ट बाउंड कर रहे हो। एक रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन रखना सही है, लेकिन एब्सोल्युटली बाउंड कर देना इज अनएथिकल, राइट? क्लियर है ये बात? आगे देखिए, विसल ब्लोइंग, हम सबको पता है कि विसल ब्लोइंग इज गुड फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन। हम सब ने विजिल मैकेनिज्म सेक्शन 177 ऑडिट कमिटी ऑफ डायरेक्टर्स पढ़ा हुआ है। हम सबको पता है जो विसल ब्लोअर्स होते हैं, उन जो जिसने हमें बताया ऑर्गेनाइजेशन में किसी ने गलत काम किया, सामने वाले ने टॉप लेवल को बताया, जो टॉप लेवल है उसकी ड्यूटी बनती है कि वो विसल ब्लोअर की आइडेंटिटी को डिस्क्लोज ना करे और आइडेंटिटी हाइड करके उसको रिवॉर्ड पे करे, और जिसके अगेंस्ट उसने कंप्लेंट करी है उसके अगेंस्ट एक्शन लिया जाए, स्क्रूटनी करी जाए क्या वाकई में ऐसा हुआ है या नहीं हुआ है, राइट जी? ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हम सबको पता है ऑक्यूपेशनल हैजार्ड्स होते हैं, उससे बचाने के लिए ऑक्यूपेशनल सेफ्टी होते हैं, जो सेफ्टी मेजर्स होते हैं। फैक्ट्रीज एक्ट 1948 में साफ साफ बताया गया है कि आपको क्या क्या
इक्विपमेंट्स लगाने पड़ेंगे, आपको क्या क्या सेफ्टी मेजर्स लेने पड़ेंगे ताकि जो एम्प्लॉइज है उनको कोई खतरा ना हो। आपने फैक्ट्रीज एक्ट अगर पढ़ा हो तो उसके अंदर बच्चे हम लोगों ने देखा हुआ है हेल्थ से लेके सैनिटेशन से लेके वर्किंग कंडीशन सारी चीजों को वो कवर करता है। एग्जीक्यूटिव कॉम्पनसेशन का मतलब क्या है? जिस इंसान की जितनी रेम्युनरेशन बनती है, जिस पर्सन की जितनी सैलरी बनती है, आपको विद ड्यू रिस्पेक्ट उसको उतना अमाउंट पे करना चाहिए अननेसेसरीली, क्योंकि सामने वाले को काम की जरूरत है और आपको लगता है कि वो किसी भी सैलरी पे काम करने को तैयार हो जाएगा, तो आपको उसे एक्सप्लॉइट करने का कोई हक नहीं है। आपको उसे जितनी रीजनेबल, जो एक रीजनेबल फेयर कॉम्पनसेशन बनता है वो आपको देना चाहिए और देना पड़ेगा भी। राइट, क्लियर है यहाँ तक सबको? अब यहाँ पर हम बात करते हैं सेक्सुअल हरासमेंट। हम सबको पता है प्रोहिबिशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस एक्ट भी आया था, जिसके अंदर बोला गया है कि जो हम बात करते हैं कुछ कंप्लेंट कमिटीज बनाई जाती है विद इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। कोई भी लेडी एम्प्लॉय है, अगर उसे लगता है कि मेरा बॉस कुछ गलत कर रहा है, और सेक्सुअल हरासमेंट का मतलब सिर्फ टच करना नहीं होता, राइट, गंदी निगाहों से देखना भी। अगर आप यू कैन से टीजिंग कर रहे हो, अगर आप स्टेयरिंग कर रहे हो, मैंने कई बार देखा ऑफिस के अंदर जो बॉस होते हैं उनके सामने दूसरे रूम में जो भी उनकी असिस्टेंट होती है, बीच में ग्लास लगा होता है और उस ग्लास में हम उसको देख सकते हैं, वो हमें नहीं देख सकते। उसके लिए वो लुकिंग मिरर है, शीशा है, हमारे लिए एक्चुअली में वो ग्लास है जहां से हम वहां झांक सकते हैं। कितना गलत है यार, इट्स वेरी रॉन्ग। बट ठीक है, वो जो एम्प्लॉइज है उन बेचारों को पता भी नहीं होती है वाली बात, क्योंकि जब वो अंदर आने लगते हैं तो एम्प्लॉयर्स क्या करते हैं या बॉस क्या करते हैं, अपने कर्टन्स कर लेते हैं। उन्हें पता भी नहीं होता कि इसके पीछे कोई शीशा या नजर नहीं आता। उनको लगता है कि शायद जैसे वहां नजर नहीं आता ऐसे यहाँ नहीं आता। सोच के देखो किस लेवल तक लोग गिर जाते हैं। सबसे बड़ी बात, सेक्सुअल हरासमेंट का मतलब सिर्फ यही नहीं है कि आप उन्हें टच कर रहे हो, गंदे गंदे जोक्स सुना रहे हो। भाई अननेसेसरली किसी के टेबल पे बार बार जाना, अननेसेसरली किसी को बार बार बोलना चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, बार बार रिपीटेटिवली किसी को बाहर आउटिंग के लिए या लंच डिनर के लिए ऑफर करना, ऑल दीज आर द सिग्नल्स ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट। राइट जी। अब देखिए बेटा, अब हम बात करें एफर्मेटिव एक्शन की। एफर्मेटिव एक्शन का मतलब क्या होता है कि मेरा कोई चहेता ग्रुप है, मैं कंपनी में हेड हूँ या मैं एक टॉप लेवल पे प्लेस्ड हूँ, और कुछ ग्रुप ऑफ बंच ऑफ पीपल है जो मुझे ऑर्गेनाइजेशन में अच्छे लगते हैं और मैं बार बार उन्हीं के फेवर में एक्शंस लेता हूँ। जो भी बड़ा कॉन्ट्रैक्ट होता है उनको देता हूँ, अच्छा बड़ा टेंडर है इनको देता हूँ, बड़ा काम है इनको देता हूँ, बड़ा क्लाइंट है इनको रेफर करता हूँ, ताकि ये अच्छा परफॉर्म करेंगे, ये ग्रो करेंगे। राइट, तो कुछ डिस्क्रिमिनेशन काइंड, एक मेरा फेवरेट ग्रुप है। जैसे अगर हम बात करते हैं, कई बार आप लोगों ने सुना होगा कि जो सलमान खान है, करण जौहर है, ये लोग नेपोटिज्म को बहुत फेवर करते हैं। ये लोग स्टार किड्स, इनके फेवरेट कौन है? स्टार किड्स। जो भी इनके जान पहचान वाले ये उनको मूवीज में हमेशा लॉन्च करते रहते हैं। तो दैट इज व्हाट इज दैट, दैट इज अफर्मेटिव एक्शन। कि एक मेरा लाइक गुड एक ग्रुप है जो मेरी लाइकिंग है जिस ग्रुप पे, और मैं उसी ग्रुप के फेवर में पॉलिसीज बनाऊंगा। दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऑब्वियसली मैंने कई बार देखा यार, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस में जो काम होते हैं छोटे मोटे, वो एक ग्रुप को दे दिए जाते हैं, जो अच्छे काम होते हैं, हाई लेवल के काम होते हैं, वो दूसरे ग्रुप को दे दिए जाते हैं। मतलब विद इन द ऑर्गेनाइजेशन ही पॉलिटिक्स चल रही है, जो होनी नहीं चाहिए। तो अफर्मेटिव एक्शन मींस फेवरेबल एक्शंस यू आर डूइंग फॉर अ पर्टिकुलर ग्रुप इन सेम ऑर्गेनाइजेशन। तो क्या हमें एचआरएम में देखेंगे सारी बातें समझ आ गई? हमें समझ आ गया सर एग्जीक्यूटिव कॉम्पनसेशन, हमको समझ आ गया वर्कप्लेस सर्वेलेंस, अफर्मेटिव, विसल ब्लोइंग, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, इंडेंचर सर्विट्यूड, यूनियन बस्टिंग, एंड लास्ट हो गया हमारा यूनियन बस्टिंग के बाद एम्प्लॉय रीडिंग। तो क्या यही सारी चीजें देखिए यहाँ लिखी है? देखिए, एग्जीक्यूटिव कॉम्पनसेशन, अफर्मेटिव एक्शन, वर्कप्लेस सर्वेलेंस, विसल ब्लोइंग, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, इंडेंचर सर्विट्यूड, यूनियन बस्टिंग, सेक्सुअल हरासमेंट एंड एम्प्लॉय रीडिंग। एक एक वर्ड का हमने एक्चुअल मीनिंग डिस्कस कर लिया है। राइट जी, ठीक है। मैं चाहूंगा कि इन वर्ड्स के बारे में मैं आपको थोड़ा सा लिखवाऊंगा भी। पहले एक बार हम इस क्वेश्चन को पूरा समझ ले, नोट करेंगे, तब मैं इन वर्ड्स के बारे में कुछ कुछ लिखवाऊंगा। इन वर्ड्स को ना आप दो दो लाइनें छोड़ देना ये सब लिखते हुए, इसके बारे में हम प्रॉपर लिखेंगे, बिकॉज एग्जाम में आ सकता है 5 मार्क्स का खाली एचआरएम के एरियाज बताओ जी। अच्छा जी, किसी टर्म को लेके आ जाए जी यूनियन बस्टिंग बताओ, तो इन सब के बारे में हम दो दो तीन तीन लाइनें जरूर लिखेंगे अभी। अब देखिए बेटा, यहाँ बात कर रहा है फाइनेंस एंड अकाउंट्स की। जब ये फाइनेंस एंड अकाउंट्स की बात कर रहा है, देखो क्या कह रहा है
कह रहा है सर सबसे पहले क्रिएटिव अकाउंटिंग। जब हम क्रिएटिव अकाउंटिंग की बात करते हैं तो सुनिएगा सर, क्रिएटिव अकाउंटिंग का क्या मतलब होता है। क्रिएटिव अकाउंटिंग का मतलब है लॉ के दायरे में रहते हुए, कुछ गलत नहीं किया आपने, इलीगल नहीं किया, अनलॉफुल नहीं किया, कोई लॉ या कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपने नहीं तोड़ा, लॉ के दायरे में रहते हुए इस तरीके से यूज करना लॉ को या मिस यूज करना कि आपकी अकाउंटिंग जो है, आप उतने ज्यादा प्रॉफिटेबल हो नहीं जितने नजर आ रहे हो, आप उतने ज्यादा प्रॉफिटेबल नहीं हो जितने नजर आ रहे हो, लेकिन फिर क्यों, लेकिन ये गलत नहीं है क्योंकि आपने लॉ को यूज करके एक क्रिएटिविटी की है। अमित सर क्या कहना चाह रहे हो, छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। बैंकिंग कंपनीज है, बैंकिंग कंपनीज की नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हो जाती है। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बैंकिंग कंपनी की बैलेंस शीट के लिए अच्छी नहीं होती, तो वो बैंकिंग कंपनी क्या करती है, एक सब्सिडरी बना लेती है, सिक्योरिटाइजेशन या रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, अपनी ही होली ओन सब्सिडरी, और फिर होली ओन सब्सिडरी में पूरा पैसा यही लगाते हैं, और फिर उस एससी या आरसी रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को बोलते हैं कि ये हमारी बैड एसेट्स है, इसको परचेज कर लो, हमें पैसे दे दो, और बाद में उस गाड़ी को उठा के आप बेच देना जिसकी वो बोरोवर की गाड़ी है। ऐसा होता है सरफासी एक्ट में, आपने सुना हुआ सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स। जिन्होंने नहीं पढ़ा हुआ वो लोग मॉड्यूल 2 के अंदर सीआर के अंदर कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग में पढ़ेंगे। तो आप सोचिए, मेरी बैलेंस शीट के अंदर वो एनपीए थी बैंक की बैलेंस शीट में, उससे बैंक की फाइनेंशियल स्टेटमेंट बैलेंस शीट पे खराब असर पड़ रहा था। बोल रहे थे बैंक की जितनी एनपीए बैंक की ज्यादा है उतना बैंक जो है वो डूबने के चांसेस है। बैंक ने अपनी ही सब्सिडरी बना ली है, खोली और सब्सिडरी, अपनी बैड एसेट सामने वाले सब्सिडरी को ट्रांसफर करके उससे पैसे ले लिए। यार देखा जाए तो उसने जो किया वो लीगली ठीक है, एक्चुअली देखा जाए तो पागल बनाने वाली बात है ना। अपना ही पैसा अपनी होली ओन सब्सिडरी को दिया, फिर उसी को बोला कि तुम हमारी बैड एसेट्स खरीद ले, लेकिन जो कुछ भी उसने किया वो लॉ के दायरे में रह के किया। तो इसको हम बोलेंगे क्रिएटिव अकाउंटिंग। अर्निंग मैनेजमेंट को हम बोलते हैं विंडो ड्रेसिंग। द टर्म अर्निंग मैनेजमेंट मींस विंडो ड्रेसिंग। इसका मतलब क्या है कि आपने विंडो ड्रेसिंग का मतलब क्या है कि अकाउंट्स उतने ज्यादा प्रॉफिटेबल है नहीं जितने आप दिखा रहे हो, काइंड ऑफ अकाउंट्स की मैनिपुलेशन कर रहे हो। अर्निंग मैनेजमेंट आप ज्यादा दिखा रहे हो आपकी अर्निंग, जैसा सत्यम वगैरह ने किया। बहुत सारी कंपनीज है जो अपने एक्चुअल रेवेन्यू से ज्यादा दिखाती है ताकि मार्केट में उनकी जो गुडविल है वो सस्टेन कर सके। फाइनेंशियल एनालिसिस हमको पता है सिंपल है। हम जब जब भी ऑडिटर आता है, ऑडिटर आके क्या करता है, फाइनेंशियल एनालिसिस ही तो करता है। क्या वो फाइनेंसिस देखने के बाद अपनी रिपोर्ट बना के देता है कि जी ये एडवर्स रिपोर्ट है या ये क्वालिफाइड है या अनक्वालिफाइड ऑडिट रिपोर्ट है। हम लोगों ने कभी बचपन में ये सब ऑडिट चैप्टर्स में पढ़ा हुआ है। तो जो जो भी जिस भी बंदे को थोड़ी सी भी फाइनेंस की नॉलेज है, जब वो कंपनी या शेयर मार्केट में आप जब पैसे लगाते हो तो आप कंपनी की फाइनेंशियल एनालिसिस करते हो। म्यूचुअल फंड में जो एसेट मैनेजमेंट कंपनीज होती है वो कंपनी के फंडामेंटल्स को देखते हैं। कंपनी के फंडामेंटल्स को स्टडी करना इज व्हाट, फाइनेंशियल एनालिसिस, राइट। अब देखिए ध्यान से सुनिएगा, ये फाइनेंशियल एनालिसिस को अगर हम इनसाइडर ट्रेडिंग एंड सिक्योरिटीज फ्रॉड से कनेक्ट कर दें, इन तीनों को, आप कंपनी के इंटरनल पर्सन हो, आपको पता है कि कंपनी के फंडामेंटल जो है वो स्ट्रांग है या नहीं है। देखो आप समझो, कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स आने वाले हैं और क्योंकि ये बहुत अच्छे आने वाले हैं तो शेयर का प्राइस शूट अप होगा, राइट। तो क्वार्टरली रिजल्ट्स आने वाले हैं, आपको पता है, क्या ये फाइनेंशियल एनालिसिस हो गया। उसके बेसिस पे आप पहले ही कंपनी के शेयर्स खरीद लेते हो या अपने रिलेटिव्स को खरीदवा देते हो, परचेज करा देते हो ताकि उन्हें अनजस्टिफाइड बेनिफिट हो सके। क्या वो इनसाइडर ट्रेडिंग नहीं है? हम सबने सेबी प्रोहिबिशन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग रेगुलेशंस पढ़ी हुई है 2015। आगे कहता है सिक्योरिटीज फ्रॉड। सिक्योरिटीज फ्रॉड का मतलब क्या है, याद रखिएगा, सिक्योरिटीज फ्रॉड को इन्वेस्टमेंट या स्टॉक फ्रॉड भी बोला जाता है, जिसके अंदर एक शेयर की रूमर, एक शेयर से रिलेटेड रूमर फैलाई जाती है और उस रूमर के बेसिस पे लोगों को कन्विंस किया जाता है कि शेयर्स खरीदो। मेरे पास एक कंपनी के बहुत ज्यादा शेयर्स है, उस कंपनी के शेयर्स में आगे कोई स्कोप नजर नहीं आ रहा, तो हम लोग क्या करेंगे, उस शेयर्स को लेके रूमर फैलाएंगे ताकि वो रूमर आते ही लोग उस शेयर को खरीदे। जब लोग खरीदेंगे, डिमांड बढ़ेगी, प्राइस बढ़ेगा तो मैं बेच दूंगा और वो लोग फंस जाएंगे। व्हाट इज दिस? दिस इज स्टॉक फ्रॉड या इन्वेस्टमेंट फ्रॉड या सिक्योरिटीज फ्रॉड। पेमेंट फैसिलिटेशन का क्या मतलब है? पेमेंट फैसिलिटेशन का मतलब है कि आपने कोई सरकारी ऑफिसर से काम किया, करवाया, सरकारी ऑफिसर ने आपके सारे डॉक्यूमेंट्स चेक किए जो करने चाहिए, आपने कोई डॉक्यूमेंट में हेराफेरी नहीं करी, जो जो उसने मांगा आपने ईमानदारी से उसको दिया, फिर भी वो फाइल पास नहीं करेगा क्योंकि उसको पैसा चाहिए तो आपने उसको पैसे दे दिए, राइट। तो मतलब दे दिए क्यों यार, आप में कोई कमी नहीं है लेकिन फिर भी पैसे दे दिए यार, नहीं तो पंगा डालेगा यार, बोलेगा जी यहाँ पे अड़ गई वहां पे अड़ गई, दे यार जो देना काम खत्म करो। दैट इज पेमेंट फैसिलिटेशन। देखिए मैंने लिखा है ब्राइबरी विद लीगल कंप्लाइंसेस। आप लॉ को कंप्लाई कर रहे हो, आप सब कुछ कर रहे हो, उसके बावजूद भी आपको पैसे चढ़ाने पड़ रहे हैं, तो ये भी देखा जाए तो अनएथिकल है। लेकिन बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है जो कहती है यार अब हम तो गलत कर नहीं रहे, अब सामने वाला सही काम को भी नहीं करेगा तो हम क्या करेंगे।
इसका एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है शिवाजी द बॉस करके मूवी आई थी 2007 के अंदर, वे बैक, उनकी रजनीकांत साहब की, जिसके अंदर वो अब्रॉड से आते हैं, इंडिया में आके यूनिवर्सिटी खोलना चाहते हैं, ईमानदारी से काम करना चाहता है, उसके बावजूद उसको इतने लोगों को रिश्वत देनी पड़ती है, राइट। तो आई होप हमें ये समझ आया। देखो सोच के देखो, अभी हमने दो चीजें पढ़ी है, एचआरएम एंड फाइनेंस। देखने में क्या लगता है, देखने में लगता है कि यार ये छोटा सा क्वेश्चन ही तो है, 4 लाइनों का क्वेश्चन है, लेकिन सर जब हम डिस्कस करने बैठते हैं तो पता चलता है कि हर वर्ड की कितनी ज्यादा डेप्थ है। अब देखिए बड़े ध्यान से, कहता है सर सेल्स एंड मार्केटिंग की हम बात करते हैं। सेल्स एंड मार्केटिंग के अंदर कहता है कि देयर आर सर्टेन एरियाज जहां हमें एथिकल रहना है, हम रहते नहीं है। देखिए कहते हैं सर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन करते हैं हम, एंड प्राइस फिक्सेशन, ये टर्म्स हम सबको पता है, हम सबने कंपटीशन एक्ट 2002 पढ़ा हुआ है। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होता है विद इन दिल्ली इतने का, आउटसाइड दिल्ली इतने का। और तो और मैंने टीचिंग इंडस्ट्री में देखा, सीएस इंडस्ट्री में बड़ा बुरा सा लगता है मेरे को। आजकल क्या है कि हर टीचर इतना डिस्काउंट ले लो, क्लासेस पे इतना ले लो, बेटा मैं फ्री ऑफ कॉस्ट तुम्हें ये दे रहा हूँ। सच्चाई पता है क्या है, किसी का बाल बिक नहीं रहा, प्रोडक्ट्स पेन ड्राइव सेल नहीं हो रही है, इस चक्कर में वो लोग आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन डिस्काउंट पे डिस्काउंट दे जा रहे हैं, और कोई भी बात नहीं है। भाई साहब प्रैक्टिकली बात करो, मैंने टाटा की गाड़ी खरीदी नेक्सॉन, नेक्सॉन खरीदी 12,24,000 रुपए की। सुनिएगा कितने की गाड़ी खरीदी, 12,24,000 रुपए की। मैंने उनको बोला कि मेरे को कोई डिस्काउंट मिलेगा, उसने कहा सर कंपनी की तरफ से कोई डिस्काउंट नहीं। मैंने कहा कोई शोरूम डिस्काउंट, सर ऊपर वाले 4,000 छोड़ देना। 12,24,000 रुपए में से 4,000 रुपए का डिस्काउंट, 12,20,000 की मैं गाड़ी लेके आया। सोच के देखो, 12 लाख रुपए पे 4,000 रुपए नहीं छोड़े उसने मुश्किल से। और यहाँ पे क्या होता है, टीचर्स बोलते हैं बेटा हमारी क्लासेस 20,000 की है, बेटा 50% डिस्काउंट, सीधा 10,000 की। सच्चाई क्या है, माल ही नहीं बिक रहा। समझ आ रही है बात। और मैं ये बात क्यों बता रहा हूँ आपको, क्योंकि आई हैव सीन के एक जमाना होता था कि डिस्काउंट या सेल्स आती थी, बच्चे फेल हुए, रिजल्ट नहीं आया अच्छा, तब आती थी। मेरी आज तक ये आपको पता होगा, मेरी सेल्स सिर्फ 2 ही बार आती है साल में, एंड दैट टू जब रिजल्ट आता है उसके बाद 15 दिन के लिए, एंड दैट टू इट्स अ काइंड ऑफ हेल्प। भाई अगर मेरा एक सब्जेक्ट है 11,000 रुपए का, और वो 11,000 रुपए का सब्जेक्ट मैं बच्चों को देता हूँ 7,200 रुपीज में, दैट इज अ काइंड ऑफ हेल्प। के बेटा क्यों 4,000 रुपये आपसे कम ले रहा हूँ। अब बच्चा कहता है 7,200 से भी कम ले लो। भाई मैं इतनी तो कमाई ही नहीं है, आपसे मैं कॉस्ट टू कॉस्ट दे रहा हूँ। अगर हम देखें 11,000 रुपीज अगर मैं चार्ज कर रहा हूँ, उसमें मैं 3,800 रुपीज कमा रहा हूँ, तो 30-40% प्रॉफिट हो गया। वही प्रॉफिट मैंने अपना रिड्यूस करके आपको दे दिया, दैट इज कॉस्ट। उससे नीचे टेक इट और लीव इट वाली बात है। सर मैं घाटे पे काम थोड़ी कर सकता हूँ, मैं ब्रेक इवन पे कर सकता हूँ, जीरो पे कर सकता हूँ, आप भी ऐसा ही करोगे। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, विमेन्स डे होता है, उस पर टीचर्स बोलते हैं, हमारी जो गर्ल स्टूडेंट्स हैं, जो लेडीज हैं, जो हमारी ऐसे टीचर्स बोलते हैं बेटा जितनी भी हमारी बहनें सीएस कर रही है उन सबके लिए डिस्काउंट। यार ये डिस्क्रिमिनेशन है, दिस इज एब्सोल्यूट डिस्क्रिमिनेशन। ईद वाले दिन आप मुस्लिम भाइयों को देते हो, दिवाली वाले दिन आप हिंदू भाइयों को देते हो, क्या कम्युनलिज्म फैला रहे हो, क्या कर रहे हो यार, दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। स्टूडेंट्स में भेदभाव क्यों कर रहे हो भाई। तो अब यहाँ पर आती है बात ग्रीन वॉशिंग। ग्रीन वॉशिंग बड़ी सही चीज है। ग्रीन वॉशिंग का मतलब क्या है, सुनिएगा। जैसे व्हाइट वॉश होता है ना, गंदी हो गई दीवार, ऊपर से पेंट कर दिया, अंदर तो गंदी है, मेरी बात समझो, एक दीवार है वो गंदी है, आपने ऊपर से पेंट कर दिया। पहले मेरे को बताओ, पेंट करने से क्या ऊपर सफाई होगी, हाँ अंदर तो वो गंद था ही ना, जो निशान पड़े होते हैं, निशान आपने हटाए या ऊपर से पेंट कर दिया। तो व्हाइट वॉशिंग की तरह ग्रीन वॉशिंग होता है, आपकी जो कंपनी है एक्चुअली में वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली नहीं है। मेरी बात सुनिए, आपकी कंपनी इन्वायरमेंट फ्रेंडली नहीं है, उसके बावजूद आप बोल रहे हो नहीं जी ये तो इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, हमारा जो प्रोडक्ट है इन्वायरमेंट के लिए बहुत अच्छा है। इसका सबसे लाइव एग्जांपल है टेस्ला की इलेक्ट्रॉनिक कार्स। जो टेस्ला की, एलन मस्क की इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियां आई, उनका कहना है कि ये जो है ये विदाउट पेट्रोल है, ये बेसिकली इन्वायरमेंट फ्रेंडली है। सच्चाई ये है कि एक टेस्ला की गाड़ी बनाने के लिए, नो डाउट उससे पॉल्यूशन नहीं होता, लेकिन एक गाड़ी की बनाने के लिए, उसका जो इंजन बनाने के लिए उतना पॉल्यूशन होता है जितना नॉर्मल 8 गाड़ियां बनाने से होता है। नॉर्मल मारुति, टाटा की, हुंडई की 8 गाड़ियां बनेगी, उससे जो पॉल्यूशन होगा बनते हुए, इंजन बनाते हुए, मतलब 8 गाड़ियों से, वो टेस्ला में एक गाड़ी का पॉल्यूशन है। बनने के बाद नो डाउट वो पॉल्यूशन नहीं करेगी, लेकिन आप सोच के देखो क्या बनते हुए जब उसका इंजन बनाया जा रहा है इतना ज्यादा पॉल्यूशन में कर रही है। तो कहने के लिए इट्स अ काइंड ऑफ ग्रीन वॉशर, आई वॉशर बोलते हैं ना हम लोग, कि यार कहने के लिए ग्रीन या बायोडिग्रेडेबल है, अंदर से है नहीं। आप फॉल्स क्लेम दे रहे हो कि मेरी जो चीज है वो इन्वायरमेंट को सूट करती है। ऐसा कई बार होता है कि जो लोग हैं, मेरे जैसे जो लोग हैं, उनको लगता है यार ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, 2 रुपए महंगा चले यार फिर भी ये लेते हैं, इससे इन्वायरमेंट को नुकसान नहीं होगा। सच्चाई ये कि आप महंगा भी बेच रहे हो और वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी नहीं है। स्पैमिंग तो आप सब जानते हो, डाटा ले लिया, डाटा लेके किसी को अनवांटेड ईमेल्स भेज दी, दैट इज स्पैमिंग, दिस इज रॉन्ग, ये अनएथिकल है यार।
लोग बेचारे परेशान होते हैं, डीएनडी लगाते रहते हैं, आए दिन कॉल आते रहते हैं, सर आपको लोन चाहिए। व्हाट इज दैट? दैट इज जो स्पैमिंग का मतलब मेल्स करना, कॉल्स करना, अनवांटेड कम्युनिकेशन करना किसी से, दैट इज स्पैमिंग, वी नो दैट। बच्चों को मार्केटिंग करते हैं, यस ये भी बड़ी गलत चीज है यार, बच्चों को मार्केटिंग करना। यू मस्ट हैव सीन दैट, आपने कई बार देखा होगा, आप रेस्टोरेंट से खाना खा के आ रहे हो, या आपने कई बार देखा होगा शादी से बाहर निकलते हो तो एक बलून वाला बाहर खड़ा होता है, वो जो बलून वाला है उसके पास खिलौने भी है, हमारे बच्चे के पास घर में उससे कई गुना अच्छे खिलौने हैं, फिर भी वो जानबूझ के बच्चों की आंखों में देख के इशारे करते हैं, और हमारा बच्चा वहीं पर, पापा मुझे लेना है। व्हाट इज दैट? दैट इज अनएथिकल मार्केटिंग, आप गलत कर रहे हो, आप बच्चों को ललचा रहे हो। और ऐसा ही नहीं, अगर मैं बात करूं तो आप पैकेजिंग इस तरीके तो होगी, एक छोटे से, आप बोलोगे सर एक वो छोटा सा वेंडर है, वो बेचारा बलून बेच के अपनी रोजी रोटी कमा रहा है, उससे भी आपको ऑब्जेक्शन है। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ऑब्जेक्शन तो मुझे किंडर जॉय से है। सोच के देखो, किंडर जॉय, कोई भी बच्चा दुकान पे जाता है, उसने कभी किंडर जॉय खाया है या नहीं खाया, उसकी पैकेजिंग देख के वो बच्चा उछलने लग जाता है। ऑरेंज और व्हाइट कलर की पैकेजिंग, सर्कुलर सी, अट्रैक्टिव, इतनी अट्रैक्टिव बना रखे कि बच्चा खुद को रेजिस्ट ही नहीं कर पाता। तो देखिए, यूजिंग एडिक्टिव इमेजेस, टेक्स्ट, एडिक्टिव टेक्स्ट और इमेजेस, जैसे मैंने किंडर जॉय का एग्जांपल लिया। राइट जी, क्लियर है ये बात सबको? इसके अलावा कहते हैं सर फॉल्स एडवर्टीजमेंट करते हैं, बिल्कुल। हमारा जो प्रोडक्ट है वो एक्चुअली में आईएसओ सर्टिफाइड नहीं है, हम फिर भी बोलते हैं आईएसओ सर्टिफाइड, ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। नेगेटिव कंपेनिंग, किसी के अगेंस्ट नेगेटिव कंपेनिंग की जाती है, यस ये बात सही है। जावा की जब बाइक्स इंडिया में लॉन्च हुई, मुझे नहीं पता आप में से कितने लोगों ने जावा अभी सुना है या नहीं सुना, जावा की बाइक्स आप गूगल पे सर्च करेंगे, जावा की जब बाइक्स लॉन्च हुई तो रॉयल एनफील्ड को एक अच्छा कंपटीशन मिल गया, उससे पहले रॉयल एनफील्ड की मोनोपोली थी। जावा के अगेंस्ट बड़ी सारी बातें बोली गई कि यार जावा की बाइक्स में ये प्रॉब्लम आती है, ये आती है। मेरे सर्कल में कई इंप्लॉइज ने मेरे जावा की बाइक से बोले सर बहुत अच्छी बाइक है, कोई कमी नहीं है। मतलब मैंने अपने सर्कल में 10 से 12 लोगों से पूछा, जैसे सर वन ऑफ द बेस्ट बाइक्स है, लेकिन स्टिल मार्केट में उनके अगेंस्ट रूमर्स थी। माना जाता है कि रॉयल एनफील्ड ऐसा कर रहा था ताकि जावा जो है वो खड़ी ना हो पाए इंडिया के अंदर। लेकिन मोरल ऑफ द स्टोरी कि आप कभी भी अपने राइवल के अगेंस्ट नेगेटिव कंपेनिंग करते हो तो वो आप ही के अगेंस्ट जाती है। अगर रॉयल एनफील्ड जो है वो नेगेटिव कंपेनिंग ना करती, क्योंकि देखो बदनाम हुए तो क्या हुआ, कुछ तो नाम हुआ, वो वाली बात है। आप किसी का नेगेटिव वे में भी नाम ले रहे हो सकता है सामने वाला उसे जानता ही ना हो, चाहे आपने नेगेटिव वे में नाम लिया, सामने वाले ने नाम सुन तो लिया, आपको ये नहीं करना चाहिए। समझ आई कहानी? तो आई होप आप लोगों को ये पूरा क्वेश्चन समझ आया होगा बेटा। इसको एक बार हम नोट करेंगे और फिर ये जो टर्म्स है, कुछ कुछ टर्म्स जो रेलेवेंट है उनको हम डिस्कस करेंगे और दो दो लाइनें लिखेंगे। प्लीज नोट कर लो। बेटा ये क्रिएटिव अकाउंटिंग के साथ मैंने सरफासे इसलिए लिखा है क्योंकि सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटीज इंटरेस्ट, मतलब वही जो मैंने कहा कि एक बैंकिंग कंपनी जो है वो अपनी सिक्योरिटाइजेशन कंपनी बना लेती है ताकि एनपीएस उसको ट्रांसफर कर सके और अपनी बैलेंस शीट को अच्छा दिखा सके। तो जितने बच्चों ने नहीं पता फुल फॉर्म, दोबारा से बोल रहा हूँ, लिख सकते हैं, सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स, सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटीज इन ट्रस्ट। वैसे ये वर्ड आपने लाइफ में पहली बार कब सुना था? जब आपने एनबीएफसी चैप्टर पढ़ा था सीएस एग्जीक्यूटिव के अंदर, या आपने सीएस एग्जीक्यूटिव में ही जब एससीआर पढ़ा था, सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट एंड रेगुलेशन एक्ट,
तो उसके अंदर भी अगर आपको याद हो तो सिक्योरिटीज की डेफिनेशन थी, जहां पर पढ़ाया जाता था यूनिट्स इशूड बाय सिक्योरिटाइजेशन कंपनी अंडर सरफासी एक्ट 2002। एनी हाउ, जिन्होंने नहीं भी पढ़ा हुआ वो लोग भी सेकेंड मॉड्यूल में इसको पढ़ेंगे। बेटा अब देखिए प्लीज, अब हम इसको, ये जो ग्रीन से मैंने टर्म्स लिखी हुई है इस पे मैं थोड़ा सा होमवर्क करके आया हूँ। मैंने आपको कहा था इन पे आपको शॉर्ट नोट आ सकता है, इनडायरेक्टली केस स्टडीज आ सकती है। आपको पता है वैसे भी ये जो सब्जेक्ट है 90% हमारा केस स्टडी बेस्ड ही आता है, और बड़ी बड़ी केस स्टडीज आती है 3-3 4-4 पेजेस की। हालांकि एथिक्स में डायरेक्ट पूछा जाता है, बट स्टिल किसी एक टर्म पे हमें 2 नंबर का, 1 नंबर का, 3 नंबर का पूछा जा सकता है, 1 2 3 मार्क्स का। तो हमें सबकी 2 2 3 3 लाइन की डेफिनेशन पता होनी चाहिए, राइट। तो मैं अपने मोबाइल पे कुछ चीजें लिख के घर पे दूसरे सिस्टम से क्लिक करके लाया हूँ, वो चीजें मैं आपको लिखवा रहा हूँ, प्लीज आप लिखेंगे, राइट। आई एम रीडिंग इट और मैं आपको डिक्टेट करा रहा हूँ, लिखिए। सबसे पहले लिखिए एम्प्लॉय रेटिंग के बारे में। एम्प्लॉय रेटिंग लिखिए। एम्प्लॉय रेटिंग इज द प्रैक्टिस, एम्प्लॉय रेटिंग मैंने बता दिया, दूसरे के एम्प्लॉय को ज्यादा पैसे देके ले लेना, बुला लेना अपने यहाँ पे, और फिर किस इंटेंशन के साथ कि वो उसके
ट्रेड सीक्रेट्स भी लेके आएगा। आपने इसमें हैमलिन वर्सेस जॉन हॉस्टन का कभी वाइकेरियस लायबिलिटी के अंदर, लॉ ऑफ टॉर्ट्स के अंदर या इंडियन पार्टनरशिप में केस भी सुना होगा बचपन के अंदर। फाउंडेशन में भी पढ़ाया जाता है, एग्जीक्यूटिव लेवल पे भी पढ़ाया जाता है। तो लिखिए, एम्प्लॉय रेडिंग इज द प्रैक्टिस, एम्प्लॉय रेडिंग इज द प्रैक्टिस ऑफ unlawfully inducing an employee, of unlawfully inducing an employee, INDUCING, unlawfully inducing an employee to leave one employer, to leave one employer and take up employment with other employer and take up employment with another employer। दोबारा से बोल रहा हूं, लिखिए, एम्प्लॉय रेडिंग, जिसका भी मिस हो गया, एम्प्लॉय रेडिंग इज द प्रैक्टिस ऑफ अनलॉफुली इंड्यूसिंग एन एम्प्लॉय, unlawfully inducing an employee to leave one employer and take up employment with another employer, एक employer को छोड़ दो and take up employment with other employer, full stop। The purpose of employee raiding, the purpose of employee raiding का purpose क्या है, is usually to gain access, is usually to gain access to unique or rare knowledge or skill, to unique, gain access to unique or rare knowledge or skills which the employee may possess, which the employee may possess। और वो ऐसा क्या यूनिक है, ब्रैकेट में लिख लो, ब्रैकेट में लिख लो, such an employee may provide relevant competitor info, such an employee may provide relevant competitor info, relevant competitor info या information। नेक्स्ट जो लिखा है वर्क प्लेस सर्वेलेंस, मैं उसकी बात कर रहा हूं, लिखिए वर्क प्लेस सर्वेलेंस, लिखिए, इसमें लिखिए एम्प्लॉय मॉनिटरिंग, एम्प्लॉय मॉनिटरिंग, वर्क प्लेस पे कैमरास और ये सब क्यों लगाए जाते हैं, एम्प्लॉयज को मॉनिटर करने के लिए। एम्प्लॉय मॉनिटरिंग इज द यूज ऑफ वेरियस मेथड्स ऑफ वर्क प्लेस सर्वेलेंस, एम्प्लॉय मॉनिटरिंग इज द यूज ऑफ वेरियस मेथड्स of workplace surveillance to gather information, to gather information about the locations of staff, about the activities and locations of staff members, about the activities and locations of staff members। उन पे नजर रखी जाए कि कौन अपनी सीट पे बैठा है, कौन नहीं बैठा है, कौन क्या कर रहा है, कौन ऑफिस का काम कर रहा है और कौन फेसबुक चला रहा है, राइट। तो it is the use of various methods of workplace surveillance to gather information about the activities and location of staff members। Next, indenture servitude, इंडेंचर सर्विट्यूड मैंने बताया एक ऐसा अग्रीमेंट कर लेना जो आपको बाउंड कर रहा है और आपको अननेसेसरली कहीं और जाने नहीं दे रहा। लिखिए, एन इंडेंचर्ड, एन इंडेंचर्ड इंडेंचर सर्विट्यूड की अगर हम बात करें ना तो इसका मतलब है ऐसा एम्प्लॉय जो कॉन्ट्रैक्ट बाउंड है। सुशांत सिंह राजपूत वॉज इंडेंचर्ड सर्विट्यूड, इंडेंचर्ड सर्वेंट जो बेचारा कहीं और नहीं जा पा रहा था, अच्छी ऑफर्स मिल रही थी फिर भी महंगी महंगी फिल्में नहीं कर पा रहा था। तो लिखिए, एन इंडेंचर्ड सर्वेंट और लेबरर is an employee, an indentured servant or laborer is an employee with a system of unfree labor, unfree labor, who is bound by a signed or forced contract, who is bound by a signed or forced contract। इंडेंचर का मतलब कॉन्ट्रैक्ट होता है, ड्राफ्टिंग में पढ़ाया था मैंने। who is signed or forced, who is bound by a signed or forced contract, who is bound by a signed or forced contract, जबरन जबरदस्ती कॉन्ट्रैक्ट, ब्रैकेट में लिख लो,
इंडेंचर, उस कॉन्ट्रैक्ट को क्या बोलते हैं? इंडेंचर। टू वर्क विदाउट पे और एट अ मिनिमल पे, टू वर्क विदाउट पे और एट अ मिनिमल पे for the owner of the indenture for a period of time, for the owner of indenture for a period of time। राइट जी, ये वो लेबर है जो बेचारा बाउंड है और चाह के भी जा नहीं पा रहा है। आगे लिखे यूनियन बस्टिंग के बारे में। यूनियन बस्टिंग इज अ रेंज ऑफ एक्टिविटीज, यूनियन बस्टिंग इज अ रेंज ऑफ एक्टिविटीज undertaken to disrupt, undertaken to disrupt or prevent, undertaken to disrupt or prevent the formation of trade unions, the formation of trade unions or their attempts to grow their membership, or their attempts to grow their memberships in a workplace। या तो ट्रेड यूनियन बनने ना दो, या बन चुकी है तो ग्रो मत करने दो। कल को एम्प्लॉयर कहता है मेरे ही सर पे बैठ के नाचेंगे और फिर मेरे से नेगोशिएशंस करेंगे। राइट, मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूं। इट इज अ रेंज ऑफ एक्टिविटीज अंडरटेकन टू डिसरप्ट और प्रिवेंट द फॉर्मेशन ऑफ ट्रेड यूनियंस और देयर अटेम्प्ट्स टू ग्रो देयर मेंबरशिप इन अ वर्कप्लेस, एट अ वर्कप्लेस। अब लिख लो एफर्मेटिव एक्शन का मीनिंग लिखिए। एफर्मेटिव एक्शन, मैंने कहा ना कोई ग्रुप मेरा चहेता है, मैं उनके फेवर में कर रहा हूं जो कर रहा हूं। लिखिए एन एक्टिव एफर्ट is an effort to promote the rights, an affirmative action is an effort to promote the rights or progress। अब देखो, किसी एक ग्रुप को प्रमोट करना इज एफर्मेटिव एक्शन। अब ये सही है या गलत है, बड़े ध्यान से समझते हैं। मैंने कहा किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप को आप फेवर कर रहे हो, उनको प्रमोट कर रहे हो विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन, या एफर्मेटिव एक्शन है, पर ये डिपेंड करता है कि आप किस ग्रुप के लिए कर रहे हो। जो डिजर्व करता है अगर उसके लिए कर रहे हो तो ये सही है, जो डिजर्व नहीं करता उसके लिए कर रहे हो तो गलत है। फॉर एग्जाम्पल, यू आर डूइंग इट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड, जो चिल्ड्रन एम्प्लॉइज है, या जो विमेन एम्प्लॉइज है, या जो हैंडीकैप स्पेशली डिसेबल्ड एम्प्लॉइज है, पर्सन विद डिसेबिलिटीज है, अगर उनके लिए कर रहे हो तो बहुत अच्छी चीज है। लेकिन अगर ये आप जनरल बिहेवियर है आपका कि आप एक ग्रुप पसंद है आप उसके लिए कर रहे हो तो ये गलत है। तो कहने का मतलब क्या है, जिनको जरूरत है अगर उनके लिए कर रहे हो इट इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स, इट इज एथिकल। जिनको जरूरत नहीं है उनके लिए कर रहे हो इट इज अनएथिकल। तो लिखिए यहाँ पर टू प्रमोट राइट और प्रोग्रेस ऑफ अदर डिसएडवांटेज्ड पर्संस, other disadvantaged person। और करके लिखो। अब देखो ना, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट बना है, पैटर्निटी बेनिफिट एक्ट तो नहीं बना, पैटर्नल के लिए तो बना ही नहीं। अब भाई बच्चा तो माँ ने पैदा करना है, लेकिन सर देखा जाए तो आधी रात को तो दोनों की नींद खराब होती है, थोड़ा बहुत तो फादर को भी छुट्टियां मिलनी चाहिए। मेरे हिसाब से अगर बात करें, मैटरनल लीव होती थी पहले 3 महीने की, माँ को छुट्टी मिलती थी 3 महीने की, अब वो 12 हफ्तों से 26 हफ्ते होगी, 6 महीने हो चुके हैं। मेरे को ऐसा लगता है कि माँ को 6 महीने की देने की जगह ना, माँ को 4 महीने की कर देते, 3 से 6 की जगह 4, फादर को 2 महीने की कर देते। कितने लोग कहते हैं सर आप सही कह रहे हो। अभी क्या है कि माँ को आपने और टाइम दे दिया, वो बेचारी और परेशान रहेगी, कोई और उसकी हेल्प ही नहीं करता, फादर सुबह से शाम तक काम करे या घर जाके बच्चा संभाले। तो मेरे हिसाब से मदर की 3 महीने थी, या तो फादर की भी 3 महीने करते, या मदर की 1 महीना बढ़ा के फादर की 2 महीने कर देते, दैट वुड हैव बीन अ मच बेटर अप्रोच। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो लिखिए एन एक्टिव एफर्ट, एफर्मेटिव एक्शन में लिख रहे हैं एन एक्टिव एफर्ट टू improve the employment, an active effort to improve the employment or educational opportunities, or educational opportunities of members of minority groups, of members of minority groups and women, and women
यही तक काफी है। एफर्ट टू इम्प्रूव द एम्प्लॉयमेंट और एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज ऑफ मेंबर्स ऑफ माइनॉरिटी ग्रुप्स एंड वुमेन, दैट्स इट। ठीक है जी। आगे लिखिए ग्रीन वॉशिंग की डेफिनेशन। ग्रीन वॉशिंग, इट इज द प्रोसेस ऑफ कन्वेइंग, it is the process of conveying, greenwashing is a process of conveying a false impression or providing misleading information. It is a process of conveying a false impression or providing misleading information about how a company's products are more environmentally sound. About how a company's products are more environmentally sound. Example मैंने कहा एलन मस्क की टेस्ला कंपनी इलेक्ट्रॉनिक कार्स वाली। दोबारा से रीड कर देता हूं। ग्रीन वॉशिंग इज अ प्रोसेस ऑफ कन्वेइंग अ फॉल्स इंप्रेशन और प्रोवाइडिंग मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन अबाउट हाउ अ कंपनीज प्रोडक्ट्स आर मोर एनवायरमेंटली साउंड। देखो बच्चे, आपको पता है जब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, नो डाउट हमें टाइम ज्यादा लगता है, हम एक एक वर्ड को डिस्कस करते हैं, लिखते हैं। आपको पता है जब 2 घंटे की क्लास में मैं पढ़ाता हूँ, वो लेक्चर आप घर पे रिवाइज करते हो 15 मिनट में हो जाता है। अभी आपने देखना है मेरे साथ 2 घंटे लगा के 15 मिनट में पढ़ना है या अल्टीमेटली रट्टे मारते रहने हैं। मैं आपको बार बार कहता हूँ कि अगर मैं पेशेंटली पढ़ाने को तैयार हूँ तो आपको भी उतनी ही पेशेंस के साथ पढ़ना पड़ेगा। आगे लिखिए बेटा, स्पैमिंग। Spamming is the use of messaging systems. Spamming is the use of messaging systems to send an unsolicited, unwanted, undesired, undemanded, किसी ने बोला नहीं फिर भी आप मेल कर ही जा रहे हो, to send an unsolicited message to large number of recipients. Spamming is the use of messaging systems to send an unsolicited message to large number of recipients for the purpose of commercial advertising. For the purpose of commercial advertising. कमर्शियल एडवर्टाइजिंग के लिए आप ऐसा कर रहे हो। राइट जी। आगे लिखिए क्रिएटिव अकाउंटिंग में, क्रिएटिव अकाउंटिंग जैसे मैंने कहा लॉ के दायरे में रह के कुछ ऐसा हल निकालना कि हमारे अकाउंट जो है वो अच्छा शो हो रहे हैं, हालांकि इलीगल काम नहीं कर रहे हो लेकिन लॉ को ही मोड़ तोड़ के, जो मैंने सरफासी और एनपीए का एग्जांपल दिया। लिखिए क्रिएटिव अकाउंटिंग इज अ प्रैक्टिस, क्रिएटिंग अकाउंटिंग इज अ प्रैक्टिस that potentially being undertaken, that potentially being undertaken as a result from some individual care, as a result from some individual care, from some individual care more on their own interest, more on their own interest, and indirectly causes issues arise in causes issues arise in ethical dimension of creative accounting, causes issues arise in ethical dimension of creative accounting। यार जब पैसा आप ही ने देना था सिक्योरिटाइजेशन कंपनी को होली और सब्सिडरी बना के, और फिर उसी से वो पैसा ले लिया, पहले उसको सब्सिडरी बनाई, अब शेयर्स खरीदे, पैसा उसको दे दिया सारा का सारा, फिर उसी पैसे से उसको बोल रहे हैं कि हमारी बैड एसेट्स खरीद ले। इनडायरेक्टली आप पागल बना रहे हो यार। लेकिन कहता है सर जो भी कर रहे हैं लॉ के दायरे में कर रहे हैं, अपने अकाउंट्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कर रहे हैं। अब आगे बात अर्निंग्स मैनेजमेंट की, जिसको मैंने विंडो ड्रेसिंग बोला था प्लीज, कि आप दिखा रहे हो कि हमारी कंपनी के फाइनेंसेस बहुत स्ट्रांग है, इतने हैं नहीं। तो लिखिए अर्निंग मैनेजमेंट इज द यूज ऑफ अकाउंटिंग टेक्निक्स, अर्निंग मैनेजमेंट इज द यूज ऑफ earning management is the use of accounting techniques to produce financial statements, to produce financial statements that present an overly positive view,
दोबारा से रीड कर रहा हूं, अर्निंग मैनेजमेंट इज द यूज ऑफ अकाउंटिंग टेक्निक्स टू प्रोड्यूस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दैट प्रेजेंट एन ओवरली पॉजिटिव व्यू of a company's business activities of a company's business activities and financial position. कंपनी का ओवरली पॉजिटिव रिस्पांस लग रहा है, इस तरीके से अकाउंट्स बनाए गए कि कंपनी बहुत अपीलिंग लग रही है। अब आ जाइए सिक्योरिटीज फ्रॉड पे, लिखिए सिक्योरिटीज फ्रॉड, मैंने कहा ना झूठी खबर फैलाना ताकि लोग उसमें इंटरेस्टेड हो जाए, खरीदे और मैं बेच दूं। लिखिए सिक्योरिटीज फ्रॉड कॉमा also known as stock fraud or investment fraud, also known as stock fraud or investment fraud, comma, is a deceptive practice, cheating, गलत है ना, गलत practice है, is a deceptive practice in the stock or commodities markets, in the stock or commodities markets that induces investors to make purchase और sale decisions, जो मार्केट को इंड्यूस कर रही है, राइट, मार्केट को एक इंड्यूस का मतलब क्या होता है, डायरेक्ट करना, राइट, किसी को इन्फ्लुएंस कर रही है इन्वेस्टर्स को टू मेक परचेज और सेल डिसीजन, टू मेक परचेज और सेल डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ फॉल्स इंफॉर्मेशन, on the basis of false information, comma, frequently resulting in losses, यही तक है, frequently resulting in losses, दूसरों का नुकसान करा रहे हो रूमर फैला के ताकि आप अपने पैसे की रिकवरी भरपाई कर सको, उनको शेयर्स बेच सको, राइट, या आपने कोई शेयर खरीदने हो तो उसके बारे में नेगेटिव रिव्यू ला रहे हो ताकि लोग गलीबल इन्वेस्टर्स पैनिक में आके शेयर्स बेच दे, ऐसे लोगों को ना गलीबल इन्वेस्टर, वो बेच दे और आप सस्ते प्राइस पे खरीद लो। तो लास्ट आ गया हमारा पेमेंट फैसिलिटेशन, लिख लीजिए पेमेंट फैसिलिटेशन को फैसिलिटेटिंग पेमेंट भी बोलते हैं, एक ही बात है, लिखिए फैसिलिटेटिंग पेमेंट्स आर पेमेंट्स made to officials with an intention of expediting का मतलब क्या होता है, फास्ट कर देना, expediting एक्सपीडिशियस बोलते हैं ना हम लोग, फास्ट प्रोसेस हो गया, expediting an administrative process, फुल स्टॉप। इसी के साथ लिखिए द पेमेंट इज मेंट, ये पैसा आप क्यों दे रहे हो, द पेमेंट इज मेंट टू स्मूदन द प्रोसेस, द पेमेंट इज मेंट टू स्मूदन द प्रोसेस ऑफ अ सर्विस that payer is legally entitled to, उस सर्विस को वैसे भी पेयर को मिलनी चाहिए, to the service to which payer is entitled to। मैंने मुन्ना भाई एमबीबीएस देखी थी ना पार्ट 2, उसके अंदर क्या था, एक बुढ़े अंकल अपनी पेंशन का पैसा मांगने आते हैं, वो जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय वो पास नहीं करता, वो भी कहता है मुझे कुछ दो, वो बेचारे अपने कपड़े उतारने शुरू हो जाते हैं कि ले भाई ले ले, सबके सामने कपड़े उतारते हैं, अल्टीमेटली वो बंदा जो है शर्मिंदा होकर साइन कर देता है। तो व्हाट इज दैट भाई, आई एम लीगली एंटाइटल्ड टू एन ओल्ड एज पेंशन एंड यू आर क्रिएटिंग एन ऑब्स्टेकल इनडायरेक्टली, मतलब इंटेंशनली, ताकि आपको भी मैं कुछ दूं, तो मेरे को देना पड़ रहा है, दैट इज फैसिलिटेटिंग पेमेंट या पेमेंट फैसिलिटेशन। आई होप आप लोगों को एक एक वर्ड, देखो यार मेरे से पढ़ने का अल्टीमेटली फायदा यही है कि एक भी टर्मिनोलॉजी आएगी तो मैं उसका पूरा पोस्टमार्टम करके आपके सामने रखूंगा। आई होप हमें एथिक्स क्या होता है ये समझ आया, इसके बाद बिजनेस एथिक्स क्या होता है ये समझ आया, एंड एथिक्स का बिजनेस में क्या रेलेवेंस है, इन द वर्ड्स ऑफ नारायण मूर्ति सर, वो भी बात हमें समझ आ गई। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखिए इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एथिक्स, सिंपल सा क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, कुछ है ही नहीं इसके अंदर यार। देखिए इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एथिक्स, अब इतना तो यार आप भी जानते हो
कि अगर आप एथिकली अपना बिजनेस चलाओगे, एथिक या देखो, एथिकल बंदे के साथ कौन नहीं रहना चाहता, एथिकल बंदे के साथ हर पर्सन रहना चाहता है। आप अगर एथिकली काम करोगे तो आपके एम्प्लॉयज आपके साथ रहना चाहेंगे, आपकी कस्टमर लॉयल्टी होगी, गवर्नमेंट आप पे ज्यादा नजर नहीं रखेगी, एक नॉर्मल नजर रखेगी। पता है गवर्नमेंट को कि आप कभी भी लॉ वायलेट करने वाले हो ही नहीं। इतने सालों में टाटा जो कंपनी है, ऐसा कई बार मिनिस्ट्रीज का कहना है कि टाटा कंपनी को हम उतना ही ज्यादा उतना ही कम नजर रखते हैं और उतना ही ज्यादा ट्रीटमेंट देते हैं, अच्छा ट्रीटमेंट देते हैं जैसा हम सरकारी कंपनीज को देते हैं, क्योंकि हमें पता है कि टाटा फैमिली ने, टाटा की अगर हम बात करें, रतन नवल टाटा साहब से जमशेद जी टाटा से लेके आज तक, देखो ग्रेचुटी बोनस प्रोविडेंट फंड ये एक्ट तो है 1965 में, 52 में, 72 में। और भाई साहब इससे 50-50 साल पहले से ही ये लोग अपने एम्प्लॉइज को इतने बेनिफिट्स दे रहे थे। तो इसका मतलब क्या है, ये जितने भी लेबर के लिए, वेलफेयर के लिए लॉस बने, ये सब बने ही इन टाटास और बिरलास को देख के है। तो कहने का मतलब क्या हुआ, दे आर द वन जिन्होंने सोशल स्ट्रक्चर चेंज किया इकोनॉमी का, या यू कैन से कि कॉर्पोरेट्स का। यही तो है जो एडवाइस करते थे गवर्नमेंट को कि आप ये चीजें इंप्लीमेंट करो। तो इन पे तो कभी डाउट किया ही नहीं जा सकता ना। तो देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, सुनिए। इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एथिक्स में एक फिलिप कॉटलर की बात मेन है, बस इसको पकड़ के रखना है आपको। एक्चुअली में फिलिप कॉटलर ने बहुत अच्छी बात बोली थी। इसने पता है क्या बोला था, इसने कहा लोगों को ना वहम होता है कि हम मार्केट में माल बेच रहे हैं। हम मार्केट, मार्केट कुछ, मार्केट नाम का कोई वर्ड ही नहीं है, सिर्फ वो इकोनॉमिक्स के अंदर होता है। मैनेजमेंट की अगर हम बात करें, हम एथिक्स की बात करें, तो हम मार्केट में नहीं, हम सोसाइटी में गुड्स बेच रहे हैं। एंड सोसाइटी मीन्स पीपल एंड पीपल मीन्स एथिकल, है या ना। देखिए क्या कहता है, बिजनेस इज एग्जिस्टिंग बिकॉज ऑफ सोसाइटी, वी सेल प्रोडक्ट्स इन दी सोसाइटी एंड नॉट इन द मार्केट। हम मार्केट में नहीं बेचते प्रोडक्ट को, हम तो प्रोडक्ट को बेचते हैं सोसाइटी में। एंड इधर देखिए, बिजनेस रिलेट्स टू पीपल एंड एथिक्स आर एसेंशियल टू पीपल। आ गई बात, भाई आप माल बाजार में नहीं सोसाइटी में बेच रहे हो, सोसाइटी मतलब लोग, लोग मतलब एथिक्स। तो जितना आप एथिकली स्ट्रांग रहोगे उतना ही ज्यादा आपका बिजनेस ग्रो करेगा। देखो, बिजनेस इज फॉर पीपल, एथिक्स इज ऑल्सो फॉर पीपल, तो बिजनेस इज फॉर एथिक्स। समझ रहे हो, है या ना। भाई बिजनेस लोगों के लिए है, लोग एथिकल होते हैं, इसलिए आपको बिजनेस को भी एथिकली चलाना पड़ेगा। एथिकल प्रैक्टिसेस वुड रिजल्ट इन सोशल कंट्रीब्यूशन, ये वाली बात तो ठीक है। अब जितना एथिकल रहोगे कहीं ना कहीं सोसाइटी का भला होगा। अगर आपको कंपनी लॉ में हम सेक्शन 135 की सीएसआर की बात करते हैं, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या वो इस एथिक्स का ही विंग नहीं है? क्या वो एक बिजनेस की एथिकल प्रैक्टिस नहीं है? वो बात हो रहा है, वो वॉलंटरी नहीं है, कंपल्सरी है, गवर्नमेंट डंडा देके आपसे अच्छा काम करा रही है, लेकिन अल्टीमेटली वो है तो एथिकल वैल्यूज का ही विंग ना। वो चीज जो गवर्नमेंट करा रही है 2% ऑफ द प्रॉफिट, वही चीज हमारे जो गीता, कुरान, बाइबल, गुरु ग्रंथ साहब, इन सब में भी लिखा हुआ है कि हम लोगों को अपने जो इनकम है उसका 10% जो वो गुड डीड्स में खर्च करना चाहिए। मुसलमानों में इसको जक़ात बोला जाता है। अगर हम बात करें पंजाबियों में, बिकॉज आई बिलोंग टू पंजाबी फैमिली, तो मुझे पता है गुरु ग्रंथ साहब में इसको दशांत बोला जाता है, राइट। दशांत और जक़ात, मुझे नहीं पता बाइबल में, क्रिश्चियंस में या बाकियों में क्या बोला जाता है, लेकिन हाँ हिंदू में मतलब पंजाबी में बात करें तो उसको दशांत बोला जाता है, 1/10 ऑफ योर इनकम। बिजनेस माल प्रैक्टिसेस अगर आप करोगे लॉन्ग रन में तो स्टेक होल्डर्स को लॉस होएगा ही होएगा, ये बात तो ठीक है यार। आप देखो ना यार, बात बड़ी सिंपल सी है कि नकली चीज को कब तक चलाओगे, कभी ना कभी पीपल विल कम टू नो दैट यू आर अनएथिकल, और जिस दिन लोगों को पता चला उसके बाद आपके साथ कोई काम नहीं करेगा। कितनी बार ऐसा हुआ कि मी टू मूवमेंट आई बॉलीवुड के अंदर, और जिस जिस लेडी ने, जिस जिस आदमी का नाम लिया मी टू पे, उनका करियर खत्म हो गया। आप बहुत साल आपने, जैसे वो बाबूजी जो आलोकनाथ साहब है, मूवीज में कितना अच्छा रोल पोर्ट्रे करते हैं, उनके अगेंस्ट कितनी सारी लेडीज ने मी टू लाया। भाई सब सोच के देखो, इतने सालों से उनकी इतनी अच्छी इमेज, एंड अंदर से वो इंसान कैसा सा निकला। मी टू मूवमेंट के अगेंस्ट नो डाउट केस नहीं हो सकता, 25-25 साल के बाद थोड़ी आप रेप केस करोगे, लेकिन प्रैक्टिकली बात करें, क्या क्या पूरी की पूरी बॉलीवुड ने उन्हें बॉयकॉट कर दिया? बिल्कुल कर दिया। कहते हैं सर आप अगर एथिकली बिजनेस चलाओगे यू विल विन ओवर कस्टमर्स ट्रस्ट, ये बात तो ठीक है। स्ट्रॉन्ग टीम वर्क अमंग एम्प्लॉइज, वही बात आ गई, एम्प्लॉइज भी आपके साथ रहेंगे, कस्टमर भी आपके साथ रहेगा, गवर्नमेंट भी आपको सपोर्ट करेगी, और आप एक स्ट्रॉन्ग पब्लिक इमेज पोर्ट्रे करोगे। ये बात तो है ही है। देखो मैं कई बार बोलता हूँ, कई बार एक एमबीए के, एक किसी ने पूछा था रतन टाटा साहब से कि आप इतने पुराने बिजनेसमैन है फिर भी आप रिचेस्ट मैन ऑफ द इंडिया क्यों नहीं है, मुकेश अंबानी साहब क्यों है? तो उन्होंने बोला था, अंबानी आर दी बिजनेसमैन, वी आर इंडस्ट्रियलिस्ट।
दे आर द बिजनेसमैन, वी आर इंडस्ट्रियलिस्ट। और आईआईएम के लेक्चरर्स बोलते हैं इफ यू वांट टू वर्क वर्क फॉर टाटाज एंड इन्वेस्ट इन अंबानीज। काम करना है तो टाटा में करो, पैसा इन्वेस्ट करना है तो अंबानी में करो। तो इसका मतलब क्या, ये अपनी अपनी इमेज है जो क्रिएट हुई है। मैं नहीं कह रहा कि अंबानी या रिलायंस बुरे हैं, बहुत अच्छे हैं यार, लेकिन स्टिल उनके लिए कहीं ना कहीं शेयर होल्डर जो है उसके लिए वो ज्यादा सोचते हैं, टाटा अपने एम्प्लॉइज के लिए ज्यादा सोचते हैं, राइट। समझ आइए कहानी सबको। इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एथिक्स, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, प्लीज इसको नोट डाउन कर लीजिए। इसमें मेन जो है, जो करंट अगर हम बात करें कि यार 5 में से 5 मिलने वाला जो पॉइंट है वो क्या है, फिलिप कॉटलर वाली स्टेटमेंट कि हम माल सोसाइटी को बेचते हैं, सोसाइटी में बेचते हैं, मार्केट में नहीं। सोसाइटी मीन्स पीपल एंड एथिक्स आर मेंट फॉर पीपल एंड बिजनेस इज आल्सो मेंट फॉर पीपल। अल्टीमेटली बिजनेस हैज टू बी एथिकल। अगर ऐसा करोगे तो आपकी जो इंप्लॉइज है वो भी रिटेन रहेंगे, कस्टमर्स भी लॉयल रहेंगे, शेयर होल्डर्स को भी नुकसान नहीं होगा। मतलब शेयर होल्डर्स, कस्टमर्स एंड एम्प्लॉइज तीनों के लिए अच्छा रहेगा। एंड फाइनली कहता है पब्लिक में जो इमेज बनेगी वो एक अलग ही लेवल पे जाएगी। आज अगर मैं बात करूं अमित वोहरा सर की, मेरी इमेज की अगर मैं बात करूं, पीपल डू नो मी कि यार अमित सर देखो, मेरी शक्ल बहुत अच्छी नहीं है, आई डू हैव अ नेगेटिव फेस, वो विलन वाला शक्ल है मेरी। ऐसे लगता है देखने से कि मैं पता नहीं कितना कनिंग आदमी होगा, लेकिन दोस्त पीपल, ऐसे स्टूडेंट जो मुझे बहुत सालों से जानते हैं, जो लोग मुझसे एग्जीक्यूटिव मॉड्यूल 1 मॉड्यूल 2 से आप फाइनल में आए, दे एक्चुअली नो कि नहीं यार अमित सर इज वेरी गुड पर्सन बाय हार्ट। लेकिन बात फिर वही है कि धीरे 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 पब्लिक इमेज आपकी चेंज होती रहती है। देखो लोगों को आप पसंद नहीं हो सकता है पहली बार में उनके साथ उनका उन पे आपका बैड इंप्रेशन पड़े, लेकिन अगर आप अच्छे हो ना, लेटर और सूनर दे विल एक्चुअली टेंड टू बिलीव दैट आप अच्छे हो। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मेरे घर के आगे एक धोबी है, घर के ठीक सामने। धोबी जो है ना वो अपने पास किसी को गाड़ी नहीं लगाने देता अपनी शॉप के आगे, रेंट पे ली रखी है शॉप 5-7 हजार की, और वो गाड़ी नहीं लगाने देता, ठीक है। अब वो जो धोबी है उसके यहाँ जब मैं गाड़ी लगाता था, उसकी बाइक खड़ी होती थी, मैं आता था बड़े प्यार से बोलता था कि भैया प्लीज मैं गाड़ी हटा दूं, बाइक हटा दूं आपकी, तो वो गुस्सा करता था। मैं बड़े प्यार से बात करता था, वो लड़ता था मुझसे, एंड फिर मैं बोलता था यार प्लीज हटा लो, तो अल्टीमेटली मैं बाइक हटा के उनकी अपनी गाड़ी खुद लगा देता था, राइट। तो अब ध्यान से सुनेगा जो मैं कह रहा हूँ, बहुत साल पुरानी बात है। अब हुआ क्या, उसके बाद बहुत बार ऐसा हुआ कि वो जो बंदा था वो बंदा मुझसे लड़ता था, किसी को गाड़ी नहीं लगाने देता था, मुझे भी नहीं लगाने देता था, लेकिन उसकी वाइफ कहती थी अच्छा इंसान है क्यों तंग करते हो। पर अंदर अंदर ना वो कलपता था मुझसे, गुस्सा करता था, मुझे नेचर ऐसा था उसका। तो मेरी वाइफ कहती थी यार कई बार आप क्यों लगाते हो वहाँ कार, कहीं और जगह नहीं मिलती तो कुछ और कर लो, उनके पास क्यों लगाते हो। मैंने कहा यार कि वो गुस्सा करता है आपसे, क्या क्यों लड़ते हो उससे। मैंने कहा मैं तो कभी लड़ा ही नहीं, वो अपना रोल प्ले कर रहा है, मैं अपना कर रहा हूँ। कभी तो ऐसा होगा ना कि शायद वो देखेगा कि यार आई एम अ गुड पर्सन। और अल्टीमेटली ऐसा ही हुआ, उस बंदे का एक बार एक्सीडेंट हुआ। एक्सीडेंट हुआ, वो बंदा 15 दिन जो था वो हॉस्पिटल में बैठा था। एक्चुअली में देयर वाज नो वन जो उससे मिलने गया हो या उसको चोट लगी है कुछ प्रॉब्लम। उसकी वाइफ धोबन थी, उन्होंने हमें बताया। आई वेंट टू द हॉस्पिटल, मैंने डॉक्टर से बात की, ट्रीटमेंट वगैरह चेक किए। वो दिन है, आज का दिन है, ही रेस्पेक्ट मी अलॉट। मेरा क्या गया, मेरा गया 1 घंटा। क्या उस 1 घंटे में मैंने उस इंसान को सारी जिंदगी के लिए जीत लिया? यस। अब उसका फोन आता है कभी कभी ऑफिस के फोन पे कि भैया क्या बात आप आए नहीं, अभी तक आपने गाड़ी नहीं लगाई, सब ठीक था, ऑफिस से निकले कि नहीं निकले। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि द पीपल विद होम यू आर वर्किंग, कोई भी है यार, आपके नेबर्स है, कुछ भी है, आप उनसे प्यार से बात करो, पोलाइटली बात करो। एक्चुअली में हम लोगों को क्या लगता है, सामने वाले से हम बात ही नहीं करना चाहते हैं। मेरी बात सुनना जो मैं कह रहा हूँ, आप मेरी बात को अग्री करोगे। कितने लोग मानते हैं कि सर बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनमें एक अजीब सा एटीट्यूड है, एक अजीब सी अकड़ है। मैं कई बार बोलता हूँ यार तुम चीज क्या हो, अभी तुम बने क्या हो करियर में जो इतनी अकड़ लेके चलते हो। ट्रस्ट मी, अपने आप से पूछो, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो अभी भी मेरी वीडियो देखते हुए, लेक्चर देखते हुए ऐसे ऐसे हाँ कर रहे होंगे, हाँ सर हम, एक अजीब सा एटीट्यूड है, पता नहीं किस चीज का है। अभी तो तुम स्टूडेंट हो, माँ बाप से पैसे ले रहे हो, डिपेंडेंट हो उनपे, और तब भी इतना एटीट्यूड है यार, कल को कमाओगे तो क्या करोगे। गेटिंग में मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो प्लीज इसको नोट डाउन कर लो, इतने पैसे में इतना ही ज्ञान मिलेगा, इससे ज्यादा नहीं दूंगा।
तो बेटा यहाँ तक हम लोगों ने अपने 4 क्वेश्चंस पढ़ लिए। सबसे पहला एथिक्स क्या होता है, उसके बाद बिजनेस एथिक्स क्या होता है, तीसरा बिजनेस एथिक्स की आज के टाइम में क्या रेलेवेंस है, नारायण मूर्ति जी वाली बात, एंड फोर्थ इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एथिक्स, राइट। यहाँ पर अब लंच का टाइम हो गया है, मैं भी लंच करता हूँ, आप लोग भी लंच करो। आधे घंटे का ब्रेक लेते हैं, लंच के बाद मिलते हैं, फिर नेक्स्ट लेक्चर रिकॉर्ड करेंगे इसी के आगे कंटिन्यूटी में। टिल देन टेक केयर, बाय।